प्रभावित कर रहा है लोगों को। और दिव्यांग जैसे कि आपको पता है कि सिकल सेल वाले जितने भी लोग होते हैं उनको अभी दिव्यांगता की कैटेगरी में भी डाल दिया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, जो कि 30 प्रकार की दिव्यांगता है उसमें सिकल सेल भी है। तो उसके बारे में हम लोग एक इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर हमारे गेस्ट, हमारे जो आज के ऑनरेबल स्पीकर हैं डॉक्टर शिवाजी सर, वो आपको बताएंगे सिकल सेल के बारे में और उनसे सभी उन लोगों के लिए क्या योजनाएं हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर अंतिम में उसके बाद हमारे जो भी गेस्ट है, जो अभी आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स है, उनका अगर कोई सवाल होगा तो उस पर हम लोग सवाल लेंगे। और अंत में उनका रिव्यूज लेंगे और अंत में क्वेश्चन आंसर का एक सीजन होगा 5 मिनट का। जो भी अगर आपके पास कोई मन में सवाल हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। इस बीच में अगर कोई बोलना चाह रहे हैं तो उनसे भी आप डिटेल लें, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, हमारे रूम में हैं तो वो अपना उनका डिटेल दें। हाँ जी, जैसा मैंने कहा है कि प्लीज अपना नाम और डेजिग्नेशन आप चैट में लिख दीजिए और कहाँ से आप हैं, क्योंकि ये हम लोग का वेबिनार ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें जुड़ेंगे। तो उसमें आप प्लीज अपना नाम और डेजिग्नेशन चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप हैंड रेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं तो फिर हम लोग आपको अनम्यूट करेंगे। प्लीज चैट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका कि आप लिख दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जो सिकल सेल है ये ट्रॉपिकल और एरियाज में पाया जाता है, जो इंडिया के सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा बोलते हैं कि अगर ग्रसित कोई इलाका है तो वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी पाया जाता है। जैसा कि सर से हमारी बात हो रही है कि अभी तक बिहार में ऐसा कोई सिकल सेल का कोई मिला नहीं है। उसके बारे में डॉक्टर शिवाजी सर अच्छे से बता पाएंगे आपको। और कोई ऐसा सर्टिफिकेशन अभी तक दिव्यांगता वाला नहीं हो पाया है। सबसे ज्यादा जो सिकल सेल से प्रभावित इलाका है इंडिया में वो छत्तीसगढ़ है। और ये आपको बता दूं कि आदिवासी जो जनजाति है उसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें पाया जाता है सिकल सेल। जी विकास कुमार कुछ कहना चाहते हैं आप? ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। विकास जी बताइए। विकास जी बोलिए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए विकास जी। विकास जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, अगर आप चाहते हैं कुछ बोलना तो बोलिए प्लीज। नहीं कोई और जो कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज अपना नेम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, नेम, डेजिग्नेशन और अपना स्टेट ये किस राज्य से हैं या किस जिले से आप बिलोंग करते हैं वो उसमें लिख दीजिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो सिकल सेल रोग, एनीमिया जो रोग है, हाँ, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर अविनाश जी, उनको भी आप कॉल कर लें, कब कितने बजे वो जुड़ेंगे बात कर लीजिए थोड़ा। और इस बीच जो है हम लोग एक आपको हम लोग जो है वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं, जो वेबसाइट पर हम लोग इसके बारे में जानकारी हम लोग देंगे, शेयर करेंगे। हाँ,
कनेक्ट हो रहे हैं सर वो तुरंत अभी। चलिए स्टार्ट करवाइए। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि अविनाश कुमार, डॉक्टर अविनाश कुमार। अच्छा, डॉक्टर अविनाश कुमार हेमाटोलॉजिस्ट हैं, वो रक्त विशेषज्ञ हैं और पारस हॉस्पिटल में वो काम भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ हम लोग जो है विधिवत इसको प्रारंभ करें। यस सर, जी सर, जी सर। तो वही मैं बता रहा था कि ये वर्ल्ड सिकल सेल डे है, जिसको हम लोग आज मना रहे हैं। 19 जून को हर वर्ष इसको मनाया जाता है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे जितने भी लोग हैं उसको इस रोग से कैसे बचें या क्या कैसे ये होता है, इसके बारे में हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं हर वर्ष, और इस बार भी हम लोग ये कर रहे हैं। तो हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य स्पीकर डॉक्टर शिवाजी सर पधार चुके हैं, तो हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वो स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज हैं और ऐसे स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज हैं जिन्होंने जो इंडिया में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो दिव्यांग जनों के लिए एक कानून है, उसका हर सेक्शन लागू करने वाली ये सबसे पहले दिव्यांग कमिश्नर है। तो सर आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे आज के आप मुख्य स्पीकर भी हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ, जैसा कि हमने बताया, ऑनर स्पीकर हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर, वो भी जुड़ने वाले हैं और शायद जुड़ चुके हैं। अगर सर आप जुड़ चुके हैं किसी और नाम से तो प्लीज सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए या कोई साइन दे दीजिए सर, जिससे हम लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकें। धन्यवाद संदीप। अब हम लोग प्रारंभ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, और सबसे पहले जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं इस जो ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड या उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आज विश्व सिकल सेल डिजीज या एनीमिया डे के रूप में 19 जून को मनाते आ रहे हैं। हमारे बीच असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी सीतामढ़ी भी राम जी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को मॉडरेट संदीप कुमार, जो खुद एक दिव्यांगजन हैं और विशेषज्ञ भी हैं, खेल से स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। हमारे बीच प्रियंका मिश्रा जी हैं, जो खुद थैलेसीमिक से ग्रसित हैं और ये एडवोकेट हैं, थैलेसीमिया पेरेंट एसोसिएशन से जुड़े, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच सबरा तरुणम जी हैं अररिया से, और सवेरा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, खुद दिव्यांगजन हैं। हमारे कार्यक्रम में बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के सुगंध नारायण जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। समर्पण से जुड़े हुए हैं संतोष कुमार सिन्हा जी, उनका भी स्वागत करते हैं। और डॉक्टर अविनाश जी, आप अगर जुड़े हुए हैं तो आप बताएंगे। डॉक्टर अविनाश जी हैं, डॉक्टर अविनाश जी आप जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। इससे पहले मुलाकात हुई है। तो हम लोग एज ए ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी, आपको मालूम है कि जेडसी सेक्शन 2 में हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में कई बार आवाज उठाई, ब्लड कैंसर के साथ साथ जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनको भी डिसेबिलिटी में शामिल किया जाए, और हम लोग की आवाज को स्ट्रांगली अन्य देशों के लोगों ने आवाज में आवाज मिलाई, और यूएनसीआरपीडी में इस बात को रखा गया। और यूएनसीआरपीडी 2008 में जब यूनाइटेड नेशन में इसमें सहमति बनी, भारत ने भी पहले सिग्नेचर किया, फिर रेटिफाई किया, और भारत में कानून बना
और कानून दिसंबर 2016 में पास हुआ, जिसका नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। हम लोग ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से संबंधित जो है बिहार में जब डिसेबिलिटी में आया तब हम लोगों ने उस पर भी काम करना प्रारंभ किया, और मेरे कार्यकाल में जैसे ही मैं एज ए स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी अपॉइंट हुआ, और हमारा पहले कार्यकाल से हम लोग लगातार जो 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी हैं, जो हमारे दर्शक है बता दें कि हम हमारे वेबसाइट, अभी मैं शेयर कर रहा था अपने वेबसाइट को, तो थोड़ा सा मैं वेबसाइट पर जाऊंगा, बीच बीच में मैं आपको मॉडरेट करते रहूंगा, बताते रहूंगा बीच बीच में, बाकी लोगों को भी है, क्योंकि डॉक्टर अविनाश जी जो है वो आज उन्होंने बताया था कि पहले से उनका दिया हुआ है टाइम, उनका सुनेंगे, लेकिन उस बीच में हम थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर करेंगे अपने जो हमारे वेबसाइट में। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा वेबसाइट है, इस पर जो है आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम जाएं, scdisability.org। इसमें बहुत सारी रिसोर्स मटेरियल्स हैं जो आपके काम में काफी आएंगे, और सभी तरह के डिसेबल लोगों के लिए काम है। तो scdisability.org, और सिंपल अगर आप टाइप करते हैं स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी, तो आप ये देखेंगे ये वेबसाइट जो है आपको दिखाई देगी। और इस वेबसाइट में आप सबसे पहले देखेंगे कि जो सबसे ऊपर आप देखेंगे कि वॉइस कॉल का एक ऑप्शन है, जिसमें वॉइस कंप्लेन और ऑनलाइन कंप्लेन। तो जो आपने देखा, आपने ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये सबसे ऊपर आपने देखेंगे, मान लीजिए कोई डिसेबल है तो ये अपना कंट्रास्ट देखिए, कलर चेंज कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट देखिए, कंट्रास्ट करने हर तरह के दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया। आप देख रहे सकते हैं कि आपको अगर देखने में प्रॉब्लम नहीं तो कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात है, फॉन्ट अगर छोटा है, बड़ा फॉन्ट करना है तो आप देख ले यहाँ पर अगर दाबेंगे तो फॉन्ट जो है बड़ा भी होते जाएगा। यानी ये पूरे एक्सेसिबल बनाया गया है दिव्यांगजनों के लिए हमारा वेबसाइट। तो इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वेबसाइट कंप्लीटली जो है एक्सेसिबल है पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ देखिए वॉइस कंप्लेन लिखा हुआ है। आप वॉइस कंप्लेन में यहाँ लिखा भी अब डालेंगे तो लॉज ए कंप्लेन ऑनलाइन विद द स्टेट कमिश्नर, पर ये लिखा हुआ है। फिर ऑनलाइन कंप्लेन में जाएंगे तो इसमें भी आप जब ऑनलाइन कंप्लेन क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, खासकर मैं आज ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर की जो समस्याएं हैं उसको भी हम लोग करेंगे। संदीप, आप इसको आप फेसबुक लाइव कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव में भी जो है आज के इवेंट डाला हुआ है। इवेंट के साथ जो आज का इवेंट में जो डाला हुआ उसको भी डाल दें, तो दोनों चीज साथ में हो सकता है जी। तो मैं संदीप इस काम को काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करता रहा है। तो मैं इस बीच में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए वेबसाइट में बहुत सारी चीजें डाली। देखिए हम आप भी देखेंगे, हम रिसोर्सेज में अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए क्या कितनी अच्छी चीजें रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाएगी, और जो इससे रिलेटेड है, और हर दिव्यांगता से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है आपको मिलेगी। अभी एक जैसे कि अगर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको सिंपल सा मैंने किया कि ये 15/2/2018 का लेटर नंबर है 1172। अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको ट्रेवल अलाउंस की आवश्यकता है, देखिए दिया हुआ है कानून, अगर पर्सन भी डिसेबल है या ब्लड रिलेटेड सभी तरह के किस प्रकार के हैं, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं उनको आने जाने के लिए एक्स्ट्रा यात्रा भत्ता के रूप में दिया हुआ है। ये सर्कुलर है। तो ऐसे सर्कुलर काफी आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट में। गाइडलाइंस पर ये रिसोर्सेज में आप चले जाएंगे, एक्ट और गाइडलाइंस पहला है, दूसरा है एक्ट और गाइडलाइंस में आप जाएंगे तो एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। क्योंकि मैं आज ज्यादातर बातें करूंगा, मैं डॉक्टर अविनाश से चाहूंगा कि ब्लड जो हमारे सिकल सेल डिजीज पर वो विशेषज्ञ हैं, मोर्टोलॉजिस्ट हैं, रक्त विशेषज्ञ हैं, तो वो बताएंगे। लेकिन मैं इस बीच में जो इससे ग्रसित हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें जाएं। तो ये वेबसाइट जब भी सिंपल सा वेबसाइट है, अपने मोबाइल से भी आप खोल सकते हैं, और कहीं भी आप जो जाएंगे और किसी भी समय आपको लगता है कोई बहुत चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, खाली आप मोबाइल है, अगर नेट में आप उपलब्ध हैं तो आप हमारे वेबसाइट में जो भी चाहिए आपको तुरंत ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से संबंधित मानी कोई भी आपको जानकारी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, गैलरी है, नोटिफिकेशन है,
ऑर्डर्स की कॉपी है। अभी हमारा जो आप मीटिंग में जाएंगे तो कल हमारी जो एक मीटिंग्स हम लोग ने सिकल सेल पर हम लोग ने ऑल इंडिया लेवल पर एक मीटिंग थी, उसको भी हम लोगों ने इसमें डालने का प्रयास किया है। तो इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जैसे कि आप सिकल सेल से ग्रसित हैं और जैसे बताया कि थैलेसीमिक बहुत हमारे जो लोग हैं पर्सन विद डिसेबल वो सर्टिफिकेट बना ले, लेकिन मेरे नॉलेज में सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज वाले कोई ऐसे अभी तक नॉलेज में नहीं आया जिन्होंने बिहार में सर्टिफिकेट पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट बनाया। तो इस अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस ज्यादा होता तो बहुत इजी है सर्टिफिकेट बनाना। हर एक पीएचसी में हम लोगों ने इसमें सिर्फ जो है आप खाली कहीं से उसको अगर सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित है तो उनको सर्टिफिकेट वगैरह उसमें मिल सकता है। मैं दूसरी चीज और मैं बता रहा था, जैसे कि वेबसाइट पर आएंगे तो आप देखिए ऑनलाइन वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट के लिए ऑनलाइन कंप्लेन के लिए बना हुआ। अगर हमारे ई कोर्ट में अगर आप कोई भाग लेना चाहते हैं तो इसमें देखिए दिया हुआ है, कभी भी कहीं भी आपको लगता है कि आप पर्सन विद डिसेबल हैं और आपको किसी तरह की समस्या हो रही है और घर बैठे, इस वर्ष का हम लोग हेलन केलर डे पर भी हम लोग ने नारा दिया है कि दिव्यांगजन अधिकार हर दिव्यांगजनों को मिले उसके घर द्वार, मतलब घर उसके डोर्स पर हम लोग उपलब्ध कराने के लिए। सिंपल सा चीज है, आप जिस जिला में रहते हैं जिला का नाम भर देंगे, शिकायतकर्ता का नाम भर देंगे, आप अपना फोटो लगा दें। अब पर्सन विद डिसेबल है, सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट लगा दें। मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट नहीं बना है, उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना है, और इस तरह को आप सबमिट कर देंगे तो उसकी जानकारी हमारे पास आती है और उसको हम लोग अपने तरीके से जो है ई कोर्ट के माध्यम से उसके जितने ग्रीवांसेज हैं उनको डील करते हैं। तो ये वेबसाइट काफी महत्वपूर्ण है हमारे, जब कब कब ई कोर्ट लगेंगे उसके लेटेस्ट इशू लेटर है। अभी देखिए कि अभी जो हमारा पिछला बार जो हुआ था उसमें किनको किनको ऑर्डर दिया गया है उसमें आप जा सकते हैं, देखिए। और लिस्ट भी बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे जो हम लोगों ने जो कोर्ट में दिया था तो उसका क्या हुआ, तो आप सिंपल सा बताते इस कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी भी जो है वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। तो मैं चाहूंगा कि जो आप लोग वेबसाइट में आए और वेबसाइट में जो भी जानकारी आपको है तो आप उस जानकारी को आप लोग ले सकते हैं। मैं जस्ट एक होम में आता हूँ, वेबसाइट के होम में, और मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी हम लोग का इससे पहले जो कोर्ट ग्रीवांसेज एंड रिड्रेसल है, तो अभी जो हम लोगों ने 1000 रुपये की जो जिसको इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन मिल रही थी उन सभी को 1000 रुपया का जो है उनको राशि दे दी गई है। इनकी लेटर भी जो है इसमें सबमिट किए, देखिए लेटर है। बहुत लोगों ने हमारे इसके लिए हमारे यहाँ कोर्ट में आए थे और ये देखिए अभी में एक डिसीजन भी हमारे यहाँ आया हुआ है, इस डिसीजन की कॉपी भी लगी है। ये श्री रोशन कुमार महासचिव बिहार डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अनिल कुमार पांडे नालंदा, और सीमा कुमारी नालंदा, कुमार सानू खगड़िया और सौरभ सुमन खगड़िया, ये लोगों ने हमारे यहाँ कोर्ट में कंप्लेन किया, हमारे कोर्ट में आए थे और कोर्ट में हमने आदेश दिया सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को कि उनको सभी को 1000 रुपया तो मिल ही गया, बाकी लोगों को भी जो है कोविड के दौरान अफेक्टेड है उनको भी पैसा जो है उपलब्ध करा दी गई है। तो इससे संबंधित अभी जो है ऑनलाइन ई कोर्ट जो हमारे तिरहुत डिवीजन में हुए थे उसमें जो किनका किनका क्या ऑर्डर किया गया था, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या, ये देखिए पूरी लिस्ट है, पूरे दिव्यांगजनों को मैं बता रहा हूं और उनमें पूरी की पूरी ये देखिए पूरी लिस्ट है और क्या ऑर्डर है, सभी जो है अटैच किए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो हमारे ई कोर्ट में भाग लेते हैं और उनको देख लीजिए, किसी भी जिला वाइज दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये एक सीरियल नंबर कोई भी गया का है, इसका वाद संख्या 1273, अभय कुमार है, उसके पिता का नाम सुरेश कुमार है, शिकायतकर्ता का पूरा पता दिया हुआ है, शिकायतकर्ता का नंबर दिया हुआ है, दिव्यांगजन राशन से संबंधित उनका क्या ऑर्डर दिया गया, सामाजिक कोषांग को आदेश दिया जाता है कि आवेदक को दिव्यांग पेंशन से भुगतानी जो भी है आदेश की कॉपी हर चीज जो है इसमें दी हुई है। तो मैं
सभी से चाहूंगा कि जो आप ई कोर्ट में भाग लेते हैं उसकी ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड की जाती। इतना संभव नहीं है कि जो पिछले 19,000 लोगों का आया हर कोई, या हमारे करीब 51 लाख पर्सन भी डिजेबल हैं, और हम लोग जो पिछले 1,30,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को सुनवाई करके उन लोगों का जो है हम लोगों ने निष्पादन किया। इस बीच ई कोर्ट्स में आप देख रहे होंगे वाद संख्या, आप जब देखेंगे इसके अंतिम में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वाद संख्या टोटल जो है लास्ट का मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट वाले का वाद संख्या कितना आया। तो सर नहीं, मैं इसमें वाद संख्या में खोज इसी में स्क्रॉल कर रहा हूँ और वाद संख्या को मिला रहा हूँ। मैंने वाद संख्या ये निश्चित रहे, जो वाद संख्या आ गया है तो जब तक इसका डिस्पोजल नहीं होगा तब तक जो है ये चलता रहेगा। इसीलिए ये सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कम से कम जो उनको अधिकार दिए हुए हैं उस अधिकार का प्रयोग करें। और ये मैं स्टार्टिंग में है ना, तो आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे कि वाद संख्या प्रारंभ हुआ है 1121 से, और अंतिम जो है वाद संख्या आप देखेंगे 251, इसको ऐड कर देंगे तो इतनी वाद संख्या का निपटारा हुआ। तो ऑलमोस्ट 1300 से ज्यादा जो ई कोर्ट के माध्यम से जो अभी तक हम लोग ने विभिन्न प्रमंडल में लगाया था, तो वाद संख्या के तहत इन लोगों को हम लोग करते। बीच बीच में हम शेयर करते रहेंगे और हमारी अपनी बात को रखेंगे। हम चाहेंगे कि डॉक्टर अविनाश जी को आप पहले ले लें जो काम में है। तो मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए, और हमारे इस काम के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या जो बुनियाद के कर्मी हैं और नीचे स्तर पर हैं हमारे जिला प्रशासन, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और बिहार एक उपयुक्त माहौल बना है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को पालन करने के लिए। मैं अभी तक मेरे कार्यकाल में को नोट इवन सिंगल पर्सन मिला कि वो चाहते नहीं हो। हर कोई चाहते हैं कि उनके राइट्स को जो है उपलब्ध कराया जाए, उनको प्राथमिकता का बिहार सरकार की दायित्व है। जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर उनको भी प्राथमिकता के आधार पर जो ब्लड मिलो, और जो भी समस्याएं हैं, और जो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि पिछले हाल के वर्षों में जो है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर की जो समस्या का समाधान करने में सरकार ने काफी रुचि ली है। और इस और जरूरत है कि जागरूकता फैलाने का। ब्लड तो मैं मैं संदीप से चाहूंगा कि डॉक्टर अविनाश जी को ले लेंगे और फिर हम दोबारा हम आएंगे और डिस्कशन करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्कार। और बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर शिवाजी के टीम और जो बिहार सरकार का ये मूवमेंट है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे के अवसर पे। और सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मरीज हैं, मरीज के अभिभावक हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन लोगों का स्वागत करेंगे। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जो जेनेटिक बीमारी होती है। मतलब मदर फादर में यदि जीन डिफेक्टिव रहता है तो वो बच्चों में आता है। और इसके अवेयरनेस के लिए कि लोगों को इस बीमारी के बारे में लोग जागरूक होएं, जाने कि उनको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, और यदि है तो उसका इलाज कैसे हो, इसी के लिए 19 जून 2008 से ये डे मनाया जा रहा है। इसका मेन पर्पस है कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोगों को ज्यादा बताएं कि ये क्या है, कैसे ये प्रेजेंट करता है, मरीज को क्या दिक्कत होती है, और यदि किसी को हो गया है सिकल सेल एनीमिया तो पूरे विश्व में करीब 3 से 4 लाख मरीज होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, जो कि हर साल जन्म ले रहे हैं। हमारे देश में बात करें तो करीब 1.5 मिलियन बताया जाता है कि मरीज हैं सिकल सेल एनीमिया के। तो ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं थैलेसीमिया मेजर के बारे में या हीमोफीलिया के बारे में, वैसे ही सिकल सेल एनीमिया भी है। और भारतवर्ष में यदि हम लोग देखें तो बिहार में डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए सिकल सेल रोगी किसी ने अप्लाई नहीं किया, काफी कम है हमारे राज्य में। तो पूरे भारतवर्ष में यदि हम देखें तो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, इनमें ज्यादा संख्या में सिकल सेल एनीमिया के मरीज, उड़ीसा है, और हमारे नजदीक में जैसे झारखंड है तो वहां भी सिकल सेल एनीमिया के मरीज ज्यादा मिलते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसमें होता है कि एक म्यूटेशन हो जाता है। जैसे आरबीसी होता है, हम लोग जानते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण होते हैं,
जिनका काम होता है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो उनका काम होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। जो श्वास का जो अंग है, लंग है, वहां से ऑक्सीजन कैरी करके पूरे शरीर में वो उसको ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग को एनर्जी मिलती है, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। हमारे शरीर का जो अन्य अंग है वो ठीक से काम कर पाता है, जैसे किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, मसल्स है, ताकि हमको ताकत मिलती है, हम स्ट्रेनस वर्क भी अच्छे से कर पाते हैं। तो उस हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज का बना होता है, एक तो आयरन होता है और दूसरा कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबिन कहते हैं, अल्फा और बीटा ग्लोबिन के चेन्स होते हैं। तो बीटा ग्लोबिन का जो चेन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसका जो छठा पोजीशन होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड की जगह वैलिन चला जाता है। इस छोटे से प्रॉब्लम के कारण ये पूरी बीमारी हो जाती है। और पूरे विश्व में ये सिकल सेल एनीमिया जो है पहली ऐसी बीमारी जिसमें पता चला कि मॉलिक्यूलर डिफेक्ट के कारण, मतलब छोटा सा म्यूटेशन के कारण किसी को बीमारी हो सकती है। और भारतवर्ष में सबसे पहले इस बीमारी के बारे में पता चला था 1952 में, फर्स्ट जो केस डायग्नोज हुआ था सिकल सेल एनीमिया का। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो थोड़े बड़े हुए उनको बार बार हो सकता है कि छाती का इन्फेक्शन होने लगे, बार बार वो कफ फीवर इसके साथ बच्चे के डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। उनको खून की कमी होती है तो बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। स्प्लीन जो होता है, तिल्ली जैसे लीवर होता है पेट में, वैसे ही स्प्लीन होता है, तो वो बढ़ने लगता है। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब वो बता पाते हैं तो उनको बहुत सारे दर्द की शिकायत करते हैं, बोन पेन्स, हड्डियों में दर्द, जैसे जोड़ में दर्द बताएंगे या छाती में दर्द होता है, तो उसको हम लोग पेन क्राइसिस कहते हैं। तो ऐसा कंप्लेन करते हैं, काफी सीवियर पेन होता है इसमें। तो इस तरह के कंप्लेन करेंगे और धीरे धीरे जब ये अनट्रीटेड रहता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, तो उनके जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे किडनी है उस पर असर पड़ने लगता है, किडनी खराब होने लगता है। उनको स्ट्रोक हो सकता है, जैसे बूढ़े लोगों को लकवा मार देता है, वैसे ही छोटे छोटे बच्चों को जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको भी स्ट्रोक के अटैक्स आ सकते हैं, क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया में ब्रेन भी अफेक्टेड होने लगता है। चेस्ट में मैंने बताया कि बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन के साथ सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट कर सकता है। तो सिकल सेल के भी डिजीज के टाइप्स होते हैं, जैसे एक तो एनीमिया हुआ जो कि थोड़ा सीरियस होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बार बार मरीज को क्राइसिस, पेन क्राइसिस हो सकता है, ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, किडनी पे असर पड़ सकता है, स्ट्रोक के अटैक्स आ सकते हैं। कुछ और दूसरे टाइप के सिकल डिजीज होते हैं जिनको सिकल बीटा थैलेसेमिया कहते हैं, या दूसरे अन्य थैलेसेमिया के साथ सिकल के जीन मिलते हैं, तो उनमें ज्यादातर खून की कमी जैसे प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। तो ये सब हुए बीमार सिकल सेल के मरीज। और एक होता है हेट्रोजाइगस ट्रेट, जैसे कि उसमें एक ही जीन डिफेक्टिव है। एक जीन डिफेक्टिव यदि सिकल सेल का रहेगा तो उस मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यदि दोनों जीन, मतलब मदर फादर से, माँ पिताजी से दोनों जीन जो आ रहा है वो यदि डिफेक्टिव है तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है, जो जो सिम्टम हम बताए उस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार मान लो चेस्ट इन्फेक्शन होता हो, जिनको खून की कमी रहती है, या 4-5-6 साल का है और उनको पता चला, बार बार बताते हैं, बच्चा रोता बहुत ज्यादा है कि जोड़ में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो जरूर आप जहाँ दिखाते हैं वहां पूछना है कि इस बच्चे को कहीं सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। और उसके लिए जो बच्चे के डॉक्टर देखते हैं, या कभी कभी लोग हिमेटोलॉजिस्ट के पास भी आते हैं, तो हम लोग बच्चे को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि पैलर है कि नहीं, खून की कमी है, स्किन बढ़ा हुआ है, घर में और किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो हम लोग रूटीन टेस्ट कराते हैं। जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो मैक्सिमम लोग जो सुन रहे हैं वो लोग जानते होंगे। सीबीसी एक साधारण सी जांच है, उसमें हम लोग को पता चलता है कि मरीज का हीमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, और कुछ आरबीसी के पैरामीटर्स उसमें रहते हैं, एमसीवी, एमसीएच, आरडीडब्ल्यू। इससे हम लोग को पता चलता है कि एनीमिया कितना सीरियस है। और यदि हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि मरीज को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है तो हम लोग हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। और जैसे थैलेसीमिया मेजर के लिए हम लोग हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते थे, वैसे ही हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग सिकल सेल एनीमिया भी डायग्नोज करते हैं। और एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर इलाज क्या है कि 2-3 चीज प्रिवेंटिव है, कुछ चीजों को रोकने के लिए इलाज है। जैसे कि
सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि जो लाल रक्त कण होते हैं नॉर्मली वो आ, आ, उनका शेप थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, बाइकन के बीच में कंप्रेस्ड रहते हैं, और वो उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो लचीले होते हैं। तो उसका गुण ये होता है कि छोटी छोटी जो खून की नलियां होती हैं उनमें ये लाल रक्त कण पास कर पाते हैं, मूव करते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इस म्यूटेशन के कारण, इस आनुवांशिक प्रॉब्लम के कारण वो सिकल शेप का होता है। सिकल का मतलब होता है हंसुआ, जो हम लोग गांव में खेतों में गेहूं चावल काटने के लिए यूज करते हैं, वो सिकल शेप का हो जाता है, हंसुए के आकार का रेड ब्लड सेल हो जाता है। और वो काफी रिजिड होता है, मतलब वो लचीला नहीं रहता है। तो छोटी छोटी खून की नलियों से जब वो पास करेगा तो वो टूट जाएगा। और इस कारण से क्या होता है कि जहां जहां वो टूटेगा वहां ब्लॉकेज कर सकता है। तो किडनी के प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक हैं, जैसे पेन क्राइसिस है, दर्द की जो बार बार अटैक्स होते हैं वो हो सकता है। और आरबीसी चूंकि टूटता है तो इस कारण से खून की कमी हो जाती है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी खून की नलियां हैं वो जाम हो सकती है, क्लॉट हो सकता है उसमें, इस कारण से ही ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। और ये स्टिकी होते हैं, बहुत ही चिपकने वाला चेंज हो जाता है सिकल्ड आरबीसी। तो उस कारण से क्या होता है कि यदि हम डिहाइड्रेटेड हैं, हमको पानी की कमी है, तो ये सिकल सेल क्राइसिस जो है वो ज्यादा होगा। तो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रेशन ठीक रखना है, मतलब पानी खूब पीना है, बच्चे को भी पानी पिलाना है ज्यादा, ताकि दो जो सिकल आरबीसी है और उनके बीच में गैप रहे, वो मिले नहीं, मिलने से अटैक क्राइसिस के ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। तो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि यदि उनको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, छाती के इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो वो ज्यादा सीरियस हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ वैक्सीनेशन करवाते हैं, ताकि दो चार जो इन्फेक्शन जिनको हम लोग वैक्सीन से रोक सकते हैं वो उनको हो ही नहीं, और उनको चेस्ट क्राइसिस या न्यूमोनिया वगैरह के जो अटैक्स ज्यादा कॉमन देखे जाते हैं सिकल सेल एनीमिया में, वो नहीं हो। और जो दूसरी दवा है, जैसे एक हाइड्रोक्सी यूरिया दवा, हम लोग बहुत सारे थैलेसीमिया मेजर के यदि मरीज होंगे या ईबिटा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया इंटरमीडिया के पेशेंट सुन रहे होंगे तो उन लोगों ने सुना होगा हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में। तो हाइड्रोक्सी यूरिया जो है सिकल सेल एनीमिया में भी काम करता है। उसको देने से हम लोग देखते हैं कि जो मरीज को पेन के बार बार जो अटैक्स आने थे वो कम हो गए हैं, और मरीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाता है। तो ये सब प्रिवेंटिव हो गया। दूसरा है कि यदि किसी को खून की कमी रहती है तो हम लोग को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और ब्लड चढ़ा के कोशिश करना पड़ता है कि हम लोग 8-9 के आसपास हीमोग्लोबिन रखें, ताकि जो खराब सिकल्ड आरबीसी है उनका कंसंट्रेशन कम से कम हो और उससे दिक्कत नहीं हो। उसके बाद है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है सिकल सेल एनीमिया का, जड़ से खत्म करने का इलाज क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो वो है कि यदि अपने उसके स्वस्थ भाई बहन हैं, नॉर्मल भाई बहन जिनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, उनसे हम लोग एचएलए मैच करते हैं, और ट्रांसप्लांट करने से देखा गया है कि यदि सही उम्र पर हम लोग करें तो 80-90% लोगों की बीमारी जो है क्योर हो जाती है। और दूसरा एक जीन थेरेपी होता है, जिसमें कि जो डिफेक्टिव खराब जीन है उसको आप चेंज कर दीजिए। लेकिन जीन थेरेपी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में ही है। फर्स्ट जो पेशेंट सक्सेसफुली जीन थेरेपी कराया 2017 में, उसके बाद से भी ट्रायल में है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये क्लिनिकल यूज के आए, लेकिन अभी ये सबके लिए यूज के लिए नहीं है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, उसको क्यूरेटिव समझना है, और जो मरीज ज्यादा बीमार रहते हैं उनको जरूर इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, मिलना चाहिए डॉक्टर से। अदर दवा में जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया मैंने बताया, बहुत सारी और नई नई दवा आई है, जैसे एल ग्लूटामीन है, एक तरह का सप्लीमेंट है। तो उससे देखा गया कि जो ऑक्सीडेशन इंजुरी होता है वो कम होता है, उससे बेनिफिट होता है। बहुत सारी नई दवा एफडीए जो अमेरिका का एसोसिएशन है उसने अप्रूव किया है, और वो मार्केट में है, लेकिन वो सब काफी कॉस्टली हैं और सब सारे मरीजों के लिए उपयोगी नहीं है। तो जानना यह है कि हम लोग को इन्फेक्शन से बचना है, हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पिलाना है, और कोई भी इस तरह की दिक्कत होती है, जैसे मरीज को खांसी बुखार होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, या बोन पेन बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लगे, तो तुरंत हम लोग को नजदीक के किसी पेडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ से या हिमेटोलॉजिस्ट हो तो जरूर उनसे मिलना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। और ये सही है कि हमारे राज्य में हम अपने प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि बहुत सारे थैलेसीमिया मेजर के मरीज डेली आते हैं,
लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है वो काफी कम है। कुछ हमको लगता है कि हार्डली सप्ताह में 1 या 2 मरीज आते होंगे। तो हमारे राज्य में इसकी इंसिडेंस जो है वो कम है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार सरकार को और डॉक्टर शिव जी के जो टीम है, काफी अच्छा उनका ये इस तरह का प्लान है। अवेयरनेस डे हम लोग मना रहे हैं ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी हो। मीडिया कर्मी हैं, उन लोग को लिखना चाहिए इस बीमारी के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं आज वो भी इसको पढ़ें और उनके घर में किसी को या आसपास किसी को अफेक्टेड इस तरह के मरीज हैं तो जरूर उनका जांच करा के पता लगाएं कि उनको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि अगर डॉक्टर साहब से किसी को सवाल हो जी तो जरूर आप इनसे संबंधित जो हमारे बीच में है वो पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहले हमारे जो सीतामढ़ी जिला के असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी हैं डिसेबिलिटी को देखते हैं, तो मैं उनको आप अनम्यूट अपने को करें, अनम्यूट करें। और डॉक्टर साहब, ये राम साहब आपके सीतामढ़ी जिले में जो सिकल सेल एनीमिया का, जैसे कि मेरे नॉलेज में नहीं आया किसी ने सर्टिफिकेट बनाया है जी, तो अभी तक नहीं बनाया। बताइए कि आपको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर का, जैसे कि पूरे बिहार में जो इनके विशेषज्ञ हैं वो कमी है, और हमको गवर्नमेंट मैंने है कि नहीं, आप पारस में हॉस्पिटल में काम करते हैं तो जानकारी नहीं कि गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में पॉइंट है कि नहीं, इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं। तो मैं डॉक्टर अविनाश जी से इसके बारे में चाहूंगा जानना। हाँ डॉक्टर अविनाश, एक मिनट। डॉक्टर अविनाश जी आपका जी बोलिए। जी, आप कहाँ पॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट लेवल पर, बता सकते हैं? हाँ, तो जैसे सरकारी संस्थान में एम्स पटना में एक हेमाटोलॉजिस्ट हैं जो लगता है लास्ट 2 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। और कहीं तो कोई हेमाटोलॉजिस्ट नहीं है। एक गर्दनी बाग यहाँ जो गार्डियन हॉस्पिटल है, वहाँ भी एक हेमाटोलॉजिस्ट थैलेसीमिया सोसाइटी से अटैच्ड है। अच्छा। और तो उन लोगों की मदद ली जा सकती है सरकारी संस्थान के लिए। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई सामाजिक कार्य हो जिसमें हम लोगों के काम आ सकें, तो जरूर हम विलिंग हैं। हमको पहले से पता रहे तो आप इस तरह के काम मंथली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई परेशानी हो जरूर जुड़ें, और हम वॉलंटरी चाहते हैं कि इस तरह का कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियंका जी, जो आप थैलेसेमिक हैं और आप कुछ पूछना चाह रही हैं, बताइए। नहीं अविनाश सर एक्चुअली सारे थैलेसीमिया बच्चे का बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। मतलब उनके जो बच्चे हैं अनेबल हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सर उनका हेल्प कर रहे हैं, इवन कि उनका मदद कर रहे हैं हर तरीके से। तो उनका वेरी थैंक्स है अविनाश सर का, जो हम लोग का सहायता कर रहे हैं जागरूकता फैलाने में और दूसरे बच्चों की सेहत को अच्छा रखने में। तो मैं उनकी बहुत तहे दिल से थैंक्स। और रही बात सिकल सेल की, तो सिकल सेल में जैसे होता है ब्लड डिसऑर्डर तो होता है जैसा कि अविनाश सर ने बताया, और उसमें जनरली होता है ना कि जैसे थैलेसीमिया मेजर में एंडोक्राइनोलॉजी का भी प्रॉब्लम होता है, बट सिकल सेल में एंडोक्राइन का कोई प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है। जनरली उनका ग्रोथ लेवल जो रहता है सही रहता है, हर तरह से, मतलब एंडोक्राइन का जो भी प्रॉब्लम है वो सही रहता है। बस जनरली उनका जॉइंट पेन का और एस्नोफिल जो रहता है वो बढ़ा रहता है उसमें, हम जहाँ तक देखते हैं सिकल सेल के बच्चे में। और हाँ, सिकल सेल के बच्चे जनरली होते हैं कि अगर नहीं थकेंगे तो वो नहीं थकेंगे, जहाँ थकते हैं तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे जनरली हम थैलेसीमिया के बच्चे को देखते हैं कि ब्लड चढ़वा दिया तो नेक्स्ट डे तो वो एकदम ठीक हो जाता है, दौड़ने लगता है। लेकिन सिकल सेल में कि अगर 6 महीना ब्लड नहीं चढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बीमार पड़े तो अगर आप चाहिएगा कि ब्लड चढ़ा के उनको ठीक कर दें तो बिना ट्रीटमेंट के वो ठीक नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के। अचानक से, मतलब घंटा के अंदर वो अचानक से इमरजेंसी हो जाते हैं। ऐसा जनरली हम बहुत सारे केसेस देखे सिकल सेल के। बिहार में तो एक भी केस नहीं देखी हूँ मैं, जहाँ तक देखी हूँ झारखंड में देखी हूँ। झारखंड के डे केयर्स में मतलब 50 के रेशियो में थैलेसीमिया और सिकल सेल दोनों पेशेंट। तो वहाँ पे देखते हैं कभी कभी किसी के पेरेंट्स गोद में उठा के लाते हैं बच्चे को कि ज्वाइंट पेन है, चल नहीं पा रहा है,
तो कभी स्नोफॉल बढ़ गया, हल्का सा बुखार आ जाता है तो अचानक से HB 6-7 पे आ जाता है उन लोग का, ये प्रॉब्लम होता है। तो जो बड़े बच्चे हैं वो पानी पीते हैं तो खुद को थोड़ा सा मेंटेन रख लेते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं वो लोग इतना पानी नहीं पी पाते हैं तो उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, जिनके कारण मतलब थैलेसीमिया के टाइप ही उन्हें ब्लड चढ़वाना पड़ता है, क्योंकि वो पानी नहीं पीते हैं। प्लस बात है कि टाइम टू टाइम उनके रूटीन चेकअप नहीं होते हैं, स्नोफॉल से उनको बचाना रहता है। और जनरली झारखंड का मौसम तो ठंडा होता है, तो कितना भी बचा ले तो स्नोफॉल हो ही जाता है, तो मतलब उनको ही ब्लड चढ़ता है। किसी रेयर केस में हम देखते हैं कि साल में 6 महीना में ब्लड चढ़ता है। और विद्या जी, आपने साल बहुत अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन आप जल्दी बता रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छा चीज बताया। आप एक एक करके जो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जो आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार धीरे धीरे बताइए, सबको पता हो। जैसे कि सिकल सेल में सर हम देखते हैं कि स्नोफॉल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर स्नोफॉल अगर हल्का भी बढ़ जाता है ना तो बच्चों का HB लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, जिससे बच्चे को सबसे ज्यादा स्नोफॉल से बचाना रहता है। और रही बात, जैसे अविनाश सर ने बोला पानी पीने से बेटर रहता है मतलब उनके सेल, तो पानी बड़े बच्चे जनरली होते हैं कि खुद को मेंटेन करते हैं पानी पीकर, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उनको भी मतलब बोलिए तो 1.5 महीना पे 2 महीना पे ब्लड की आवश्यकता पड़ ही जाती है, तो उनको ब्लड चढ़वाना पड़ता है। और रही बात, ब्लड चढ़वाने से एक तरह से आदत बन जाता है किसी किसी बच्चे का, क्योंकि आप एक बार ब्लड दीजिएगा तो शरीर ब्लड मतलब मांगने लगता है, तो जनरली HB डाउन होने लगता है थैलेसीमिया की तरह। तो ये अवेयरनेस के कारण ही ये सब हो रहा है। और रही बात, अगर अवेयर रहे लोग, अगर अच्छे से रहे ना, तो उतना मतलब सिकल सेल ये इमरजेंसी बीमारी नहीं है, बट हाँ इसे प्रिकॉशन बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, जैसे ठंडे से बहुत बचना बढ़िया, रहता है। आपने बहुत अच्छा बताया। इसीलिए अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है, और इसीलिए बिल्कुल जो है सर। बिहार सरकार ने इसको प्लान किया है कि इसका अवेयरनेस। और हमारे बीच नालंदा के ADSS भी जो है विनोद कुमार ठाकुर जी भी मैं देखा हूँ वो जुड़े हुए हैं। तो सरकार के लोग भी, बुनियाद के लोग में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के कई लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप लोग जानिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो मैं विनोद कुमार ठाकुर जी जो ADSS हैं नालंदा के, आप उनसे चाहेंगे कि आपके जिले में ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि क्या है, और आप लोग तो अभी थोड़ा सा सीख ही रहे हैं डिसेबिलिटी में कौन कौन सा डिसेबिलिटी है, क्या समस्या है, तो आप बताएंगे विनोद कुमार ठाकुर जी। सर मैं रास्ते में हूँ, अभी दिव्यांगजन का एक प्रोग्राम था, उसी में मैं होके रहुई से लौट रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कभी रास्ते में बोलिए, ये ऑनलाइन कट जा रहा है, अच्छा, कनेक्टिविटी ठीक नहीं हो पा रही है। मैं आपको कोई बात नहीं है, मैं दूसरे, सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जुड़े हुए हैं, मैं आप गाड़ी में सीखिए। हूँ, हमारे बीच ADSS सीतामढ़ी से हैं, और ब्लड से मैंने उस दिन आदेश दिया था किसी को ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो असिस्टेंट डायरेक्टर सीतामढ़ी उस पर क्या काम कर रहे हैं, आप बताएंगे? सर इसमें ना सर जो ब्लड का जो कमी नहीं हो, तो अपने DMM से बात किया था इस पे, और उस पर बहुत जल्दी ही, अभी चूंकि कोरोना में सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, सिविल सर्जन वो थोड़ा सा यहाँ ज्यादा बिजी है, इस वजह से अभी नहीं कुछ बहुत ज्यादा हो पाया है। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होता है तो हम लोग रेड क्रॉस और वो सब मिल के प्लस जो प्राइवेट लोग जो है वो भी एक ग्रुप है ब्लड डोनर का, उनसे भी बात करके हम लोग अवेलेबल रखते हैं जहां तक हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह हम लोग सभी लोग हैं, और हम लोग थोड़ा सा जो और कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, संदीप, अगर किन्हीं का क्वेश्चन है तो वो जवाब देंगे डॉक्टर अविनाश जी। मैं डॉक्टर अविनाश जी से चाहूंगा कि सर्टिफिकेट जो बनना है उसमें आपका बड़ा रोल है, तीनों ब्लड डिसऑर्डर के, चाहे वो थैलेसीमिक हो, चाहे सिकल सेल से डिजीज हो, चाहे हीमोफीलिया हो। तो उसमें सर्टिफिकेट मैं देख रहा हूं कि लोगों को जानकारी नहीं है, और सर्टिफिकेट एक बार बन जाए तो डिसेबिलिटी के जितने भी बेनिफिट्स सरकार प्रोवाइड कर रही है वो उनको अवेल हो सकता है। इसके लिए मैं लगातार अपने जितने भी मोबाइल कोर्ट मैंने लगाया, लगभग जिलों में 36 जिलों में लगाया, और ऑनलाइन कोर्ट लगा रहे हैं, और लगातार हम लोग जो अवेयरनेस काम का कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें लगातार लोगों को बोल रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट बनाए, बहुत ईजी है सर्टिफिकेट बनवाना। आपके रिपोर्ट के आधार पर वो जाएंगे और कहीं भी
जो सिविल सर्जन कार्यालय में जाएंगे, पीएससी में भी दे दिया गया नया फॉर्मेट है। यूडीआईडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूडीआईडी जस्ट गूगल में जाकर सर्च कीजिए यूडीआईडी, वहाँ भी इसमें हमारे इसमें लोग काम करते हैं। तो मैं संदीप से चाहूंगा कि जो यूडीआईडी जो इतना आसान है बनाना, और हमारे लोग हैं भी जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से इस ग्रुप में देख रहा हूँ वेबिनार में है, तो जैसे कि यूडी अगर आप नहीं बनाए हैं तो यूडीआईडी में अप्लाई करेंगे तो हम लोग ही आपको गवर्नमेंट के लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा संदीप बताएं यूडीआईडी के बारे में। जी सर, सबसे पहले तो सर डॉक्टर अविनाश सर से सर एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि सर बता रहे हैं कि उनके पास सिकल सेल के पेशेंट्स आते हैं, तो फिर सर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं वो लोग? सर बड़ी छोटा सा है, क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? तो इसके लिए मैं उनसे पूछता हूँ डॉक्टर अविनाश जी। हाँ जी, तो अच्छा पहले ये प्रियंका जी का जो कुछ था कमेंट्स था उसके लिए धन्यवाद। और काफी एनर्जेटिक है प्रियंका, खुद पेशेंट है। एक ब्रजेश जी हैं पूर्णिया से, काफी एक्टिव रहते हैं और काफी अच्छा कोऑर्डिनेट ये लोग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, इन लोग का एनर्जी लेवल देख के अच्छा लगता है और हम लोग को भी एक प्रेरणा मिलती है कि अच्छा काम कर सकें। दूसरा है कि जो प्रियंका कह रही थी कि दोनों बीमारी में कैसे अंतर होता है ब्लड चढ़ने का, तो जैसे थैलेसीमिया मेजर में होता है कि एनीमिया ज्यादा प्रॉब्लम है, खून की कमी, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में एनीमिया एक चीज है, उसके साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आयरन ओवरलोड जब ज्यादा होगा ना तो इंडोक्रीन के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगे। तो थैलेसीमिया मेजर में इसीलिए इंडोक्रीन हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में बहुत कम पेशेंट के साथ ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी बात की थोड़ा सा सिस्टम को हमको लगता है कि थोड़ा सा और सुचारू बनाने की जरूरत है। जैसे अभी तो होता है कि हम अपने प्रैक्टिस में भी थैलेसीमिया मेजर डायग्नोज करते हैं तो उनको थैलेसीमिया सोसाइटी भेजते हैं, उनका थैलेसीमिया कार्ड बनता है। डिजेबिलिटी कहाँ बनाना है ये हमको खुद पता नहीं। कल हम खुद पढ़ रहे थे कि जो 2018 में आया गाइडलाइंस कि क्या कैसे देना है, कितना डिजेबल लिखना है हीमोफीलिया में और थैलेसीमिया मेजर सिकल सेल एनीमिया में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको और अच्छे से बता पाएं। तो हम खुद बहुत ज्यादा अवेयर इस चीज के लिए नहीं थे कि ये डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा। थोड़ा रिसेंट है और थोड़ा सा वो गाइडलाइन काफी बड़ा है, मैंने सारे बीमारियों के बारे में उसमें लिखा हुआ है जो हम कल पढ़ रहे थे। तो उसको हम पढ़ के बाद में अपडेट कर सकते हैं और जरूर इस तरह के जितने पेशेंट्स मेरे पास हैं उन लोग को हम भेजेंगे। तो जहाँ थैलेसीमिया सोसाइटी है वहीं भेजना है या कहीं और, कैसे करना है? नहीं डॉक्टर साहब, आप अपनी रिपोर्ट अगर दे देंगे तो आपके रिपोर्ट के आधार पर किसी भी सरकारी अस्पताल में जो है उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप परसेंटेज भी दे दें। हमारे वेबसाइट में जाएंगे डॉक्टर साहब तो उसका एक किताब को मैंने अपलोड किया है। मैं एक बार फिर से मैं सभी को दिखाऊंगा। एक बार फिर से बीच बीच में बोला था कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने वेबसाइट पर आऊंगा। तो वेबसाइट में जब जाएंगे तो आप में होम में आएंगे तो देखेंगे कि एक किताब हम लोगों ने 2 किताब लोड किया हुआ है और ये किताब आपको जरूरी नहीं कैरी करने के लिए। जब भी आप जाएंगे देखिए किताब ये दिया हुआ है, किताब में खोल रहा हूँ इसको। जैसे ही जाएंगे तो डेस्क बोर्ड पर ही आप देखेंगे कि 2 किताब लोड ही है और एक किताब जो है काफी मोटी किताब है, लेकिन हम लोगों ने इसको सॉफ्ट कॉपी में डाला है और इसके राज्यादेश पत्रों का संकलन में जो है मेरे पास वो खुल रही है। और देखिए कि कितना आसानी है, इसमें पूरे गाइडलाइंस दिए हुए हैं 21 टाइप्स के डिसेबिलिटीज के, कितना परसेंटेज होना है, क्या होना है। तो मैं जस्ट मैं चाहूंगा कि जो वेबसाइट में जो जुड़ा हुआ ये किताब है इसका भी अध्ययन सभी लोग करें, इंक्लूडिंग मैं भी इसी का रेफरेंस लेता हूं। और डॉक्टर साहब सभी जो है मैं गुजारिश करूंगा कि इस किताब जस्ट खुल रहा है और देखिए कितना कहीं भी आप मोबाइल के माध्यम से आप इसको खोल लें, सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर लें और जब भी आपको जरूरत रहे तो आप इसको रेफरेंस के रूप में आप रखें। और मैं बोलता हूं कि कुछ भी नहीं है, कम से कम 40% भी है तो सारा बेनिफिट ले सकते हैं आप। मान लीजिए कोई ज्यादा और कम हो गया, उसमें बहुत ज्यादा मायने नहीं है। भारत सरकार का जो एक्ट है उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी उन्हीं को बोला जाता है जो 21 प्रकार के डिसेबिलिटी हैं जिनकी परसेंटेज 40% है। ये देखिए, ये मैं देखा ये किताब है, ये किताब को आप डाउनलोड कर लेंगे। और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ कि आप लोग देखिए इस किताब में जाएंगे। ये अभी हम लोग ने संकलन
किया है इसमें विषय सूची में ये देखिएगा कि सारे दिव्यांगजन अधिकार एक्ट के बारे में दर्शित है, शैक्षणिक संस्थानों में है। इसके अलावा जो मेडिकल असेसमेंट है वो भी मैं अभी आ रहा हूँ कि आपको कैसे असेसमेंट करते हैं, मैं उसकी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं जितना तेजी से स्क्रॉल कर रहा हूँ वो सबको दिखाई दे रहे हैं उतनी तेजी से? जी सर। संदीप? हाँ सर, उतना स्क्रॉल तेजी से दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, मैं अब जस्ट आ रहा हूँ गाइडलाइंस पर। मैं देखो इसलिए मैं सबको स्क्रॉल कर रहा हूँ कि देखिए हर तरह का चीज है, जितने भी अध्यादेश है या सर्कुलर है बेनिफिट्स के लिए, उस सारे की कॉपी डाली हुई है। तो जब मार्गदर्शिका भी डाली हुई है, और मैं गाइडलाइंस जो मेडिकल असेसमेंट के लिए वो भी मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं। बिहार सरकार द्वारा जो एक्ट के मुताबिक जो उन्होंने बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली बनाई है, उसके बारे में भी आपने देखा कि इसमें डाली हुई है। इसको भी धीरे धीरे जब भी आपको मौका मिले तो इसको जाइए, जिससे बहुत चीजें जो गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं दिव्यांग, वो आपको पता चलेगा। आप जस्ट अब हम लोग आएंगे कि असेसमेंट करना है जो डॉक्टर साहब का है। ये देखिए 4 जनवरी, डॉक्टर साहब ये 4 जनवरी 2018 का गाइडलाइन है, गैजेट है, कैसे असेसमेंट करना है 21 प्रकार का दिव्यांग। तो आप देखिए कि इसमें सभी तरह का दिव्यांग का दिया हुआ है, जिसमें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि कितना प्रतिशत आप जो है, मैं उसी को ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर को मैं ही अभी लाने जा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। जो 21 प्रकार के हैं सभी का अलग अलग गाइडलाइन दिया हुआ है। सेरेब्रल पाल्सी का है, ये डॉर्फिज्म का है, दृष्टि बाधित का है, सभी का है। मैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर का भी मैं इसी में से लूंगी। क्या डॉक्टर साहब आप इसको गए थे क्या, इस गाइडलाइन को? ये देखिए दिया हुआ है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर का भी इसी में। ये देखिए हीमोफीलिया से संबंध के बारे में दिया हुआ है, कैसे हो सकता है, कितना प्रतिशत हो सकता है। इसके अलावा सिकल सेल का भी है, और थैलेसीमिया का भी है। तो इससे मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये आप इससे आप ले सकते हैं डॉक्टर अविनाश जी, मैंने दिखाया, और मैं आपको इसलिए दिखाया, आप बोलेंगे खाली दिखा दिए, मैं एक एक चीज में दिखाया, मैं स्क्रॉल करके, इसलिए क्योंकि हम लोग समय कम देते हैं, हमारे साबरा जी भी और बाकी लोग भी। आप कम से कम किताब को, प्रियंका आप भी जो है इस किताब पर जाएं, और ये इजिली अवेलेबल है, कोई पैसा लगना नहीं है, मोबाइल में अभी तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स है। तो मैं इसलिए मैं बार बार अपने वेबसाइट के बारे में बता रहा था कि जब भी आप रिसोर्सेज खोलेंगे, पूरे इंडिया में डिसेबिलिटी में सबसे ज्यादा हमारे वेबसाइट को देखे जाने वाला, और हर चीज हम लोगों ने आज के कार्यक्रम से अभी लाइव चल रहा है कार्यक्रम, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है। संदीप आप कुछ शेयर कर रहे हैं? जी सर, ये सर यूडीआईडी के बारे में। हाँ बता दीजिए, बताइए। हाँ बताइए यूडीआईडी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, सर भी बात कर रहे थे कि क्या गाइडलाइन है, तो सर कम से कम आप जितने भी पेशेंट्स आते हैं आपके पास, उनको बता दीजिए कि वो जाके रजिस्टर कर ले। यहाँ पे देखिए सर रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर करके वो एक फॉर्म आता है, उसको भरने से क्या होता है कि वो चला जाता है जो एडीएसएस होते हैं जो राज्य के, उनके पास, और जो सिविल सर्जन होते हैं उनके पास। बाद में वो आपको रेफर कर देंगे, फिर आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ये एक अच्छा माध्यम है सर, सर्टिफिकेट भी उनका बन जाएगा, और उसके बाद यूडीआईडी कार्ड भी बन जाता है। यूडीआईडी कार्ड का क्या सर फायदा है
कि वो एक समझिए उन लोगों के लिए ओवरऑल कार्ड होगा जिसमें उनके रेलवे कंसेशन का इन्फॉर्मेशन, उनके पेंशन का इन्फॉर्मेशन, वो एक आईडी जैसे हम लोग का आधार कार्ड है उस तरह का होगा, उसको बोलते हैं यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो उस तरह का एक कार्ड मिल जाएगा जिससे जितनी भी सुविधाएं हैं उनसे रिलेटेड उनको आसानी से मिल सकता है। मे बी सर इश्यू हो सकता है कि बहुत लोग बनवाना नहीं चाहते होंगे सर्टिफिकेट, दिव्यांग नहीं होना चाहते होंगे, क्योंकि ऐसा भी बहुत सा सुनने को मिला है, जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस है, वो नहीं चाहते, जैसे वो थैलेसीमिक है या कुछ है, तो लेकिन वो इन लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है सर। तो यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है, टाइप करना है www.swavalambancard.gov.in। अगर नहीं लिख सकते हैं तो सिंपल में गूगल में UDID लिखने से ये आ जाता है, जो पहला सर्च में खुलता है ऑप्शन, उसको क्लिक करने से ये पोर्टल आ जाएगा। उस पर पहले आप रजिस्टर कर लीजिए एज अ पर्सनल अपने ईमेल आईडी से। यहाँ पे क्लिक करने से रजिस्टर आ जाता है, उसको आप यहाँ रजिस्टर करके सारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसमें डाल सकते हैं। 3 चीज इसमें 4 चीज मस्ट है कि आपके पास आपका एक फोटो का स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर का एक स्कैन होना चाहिए और आपका आधार कार्ड का स्कैन होना चाहिए। तो इतना स्कैन करके आप इसमें डाल देंगे, जहां जहां मांगा गया है पढ़ने में पता चल जाएगा। इसको करने से ये आपका आप एलिजिबल हो जाते हैं और ये चला जाता है और आप UDID कार्ड अपने बनवा सकते हैं। जी सर। तो ये आपके पास दिख रहा है, ये इसमें 3-4 कॉलम है, उसके बाद आपके पास आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे चला जाता है। तो इतना कर सकते हैं जो भी अगर बनाना चाहते हैं तो इतना। इसके बाद उनको जितने भी जो RPWD के में जो दिव्यांगजनों को जो अधिकार दिया गया है उनको वो उनका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ धन्यवाद संदीप। प्रियंका, आप संपर्क भी कर रहे हैं जो बिहार के जो इंचार्ज हैं UDID के, आप उनसे भी संपर्क में हैं और लगातार हम लोग बहुत आसान है। एक समय जो था UDID बनना, मोहम्मद फिरदौस अख्तर को कितना आसानी से मैं देख रहा हूँ कि उनको भी इतना आसानी हो गया है। जो एक बड़ा समस्या लगता था कि UDID कार्ड कितना मुश्किल है, लेकिन इतना आसान है। चीज बहुत आसान हो रहे हैं बिहार में। तो मैं कुछ बोलना चाह रही है साबरा जी से भी कहेंगे कि आप जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका UDID जो है ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे UDID का क्या स्टेटस है, वो लोग अपने अपने जगह में। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सीतामढ़ी से, अगर कि आपके यहाँ UDID में क्या काम चल रहा है बताएंगे। राम जी, आपके यहाँ UDID में क्या चल रहा है? अनम्यूट करें संदीप इनको। हाँ सर, UDID में तो सर एक तो फ्रेंचाइजी टाइप से जो पंचायत वगैरह में भी एक दिव्यांग हैं हमारे यहाँ, हरी जी, वो भी रजिस्टर्ड करता है पंचायत लेवल पे। उसके अलावा जितने जिस ग्रुप बना के मैं भी मैसेज करते रहता हूँ। और जो है आए अभी सब थोड़ा सा फंसा हुआ है, सब क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन लगभग वो भी एक आध महीने में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बहुत। डॉक्टर अविनाश जी, में कुछ लोग हैंड रेज किए हैं। संदीप, आप जो हैंड रेज किए हैं उनका क्वेश्चन लेकर और डॉक्टर अविनाश जी से आंसर दिलवाएं। नहीं सर, वो लोग खुद से बोलना चाहते हैं, अगर आपका इजाजत हो तो लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से ही हमें आज हम लोग किन्हीं के पास समस्या है। तो डॉक्टर अविनाश जी इतने अच्छे, मैं डॉक्टर अविनाश जी को पहली बार ऑनलाइन मिल रहा हूँ। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोडक्कल प्रसाद जी हैं सर, शिव प्रसाद सर। कैन यू अनम्यूट सर? You want to say something? You have any queries? Yeah. Sir, you may speak now, sir. Yes. Shiv Prasad sir, you may speak now. Okay. कोई बात नहीं, आप दूसरे को दें। जी जी। दूसरा कोई अगर किन्हीं को क्वेश्चन है तो दे सकते हैं। मैं डॉक्टर अविनाश जी से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार कैसे आपको हेल्प सर्टिफिकेट बनाने में करे, आप कैसे आपके साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा बने। उसमें आपका तीनों जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, तीनों के सर्टिफिकेशन का काम को और गति चाहते हैं, उसकी गति मिले। डे केयर सेंटर एक एस्टेब्लिश है और ज्यादा से ज्यादा डे केयर सेंटर हो हर जिले में। लेटर भी मेरे तरफ से गया है, अगर आपने
जानकारी है या नहीं डॉक्टर अविनाश जी से? हाँ जी, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये मेरे लिए भी अवेयरनेस का एक माध्यम बना, और हमको भी और ज्यादा अभी उस गाइडलाइन को पढ़ने की जरूरत है। और ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं जो थैलेसीमिया देखते हैं, हीमोफीलिया देखते हैं, को बताना होगा कि ये डिजेबिलिटी बिल्कुल सर्टिफिकेट हम चाहेंगे डॉक्टर कैसे अविनाश जी बनेगा। कि आप कोई कार्यक्रम करें जिसमें जी आजकल जी ऑनलाइन है, उन सभी जो जी बिहार में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स या ब्लड से संबंधित जो लोग भी हैं, इवन ब्लड बैंक के लोग हैं या वॉलंटियर्स जी हैं, जी जी तो उनके साथ एक कार्यक्रम हम लोग आयोजन करें। और संदीप, आप डॉक्टर अविनाश जी के साथ कोऑर्डिनेट करके एक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं हेलन केलर डे पर, और उसका क्या विजन है और 51 लाख लोगों तक पहुंचना है। उसको अच्छा। अगर आप कर सकें, स्क्रीन पर ला सकते हैं क्या जी संदीप? सर, जी सर, जी स्क्रीन सर, पर उस पोस्टर को ला के थोड़ा सा लोगों को बताएं कि हम लोग क्या है। लेटर भी हम लोग ने इशू कर दिया है। उस दिन भी हम लोग इसके बारे में, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। इस बीच अगर जो लोग हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से, प्रियंका बोलना चाहती है सर, और एक मनमोहन कृष्ण है, और एक मोहम्मद अहमद अली अंसारी है। नहीं ठीक है, हम बाद में लेंगे इन लोगों को। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा 27 जून का जो हम लोग का ये वाला नहीं संदीप, जो हम लोग ने बनाया वो वाला दिखाइए आप। अच्छा सर, मेरे वेबसाइट पर भी है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मैं स्क्रीन करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। मैं होम में आता हूँ। ये देखिए हमारे वेबसाइट पर, ये आपने देखा होगा, ये मैं खोल रहा हूँ। हेलन केलर डे जो है, हम लोग लगातार, अब सभी को मालूम है कि हेलन केलर, एक सेकंड में इनको ले आऊं। हेलन केलर डे, राम जी देखिए आपका तस्वीर लगी हुई है वेबसाइट में। इनको मैं बड़ा करना चाह रहा था, रीड मोड में आया, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, मैं देखता हूँ बड़ा करके। इस स्क्रीन को मैं बड़ा करना चाह रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा हो रहा है। तो ये हम लोग 27 तारीख को जो है, मैं जितने लोग आज जुड़े हुए हैं मैं देख रहा हूँ, और फेसबुक के माध्यम से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ने, सरकार ने प्लान की है कि जो हेलन केलर डे 27 जून को हम लोग लगातार 2018 में भी मनाए, 2019 में मनाए, 2020 में। सभी जानते हैं हेलन केलर एक विद्वान लेडी थी, और ये सुन नहीं पाती थी और देख भी नहीं पाती, मल्टीपल डिसेबिलिटी की रहने के बावजूद भी। आप जानते हैं कि उन्होंने कई किताबें लिखी, और उनका जो विचार है, उन्होंने दिया था कि आंख रहने से कुछ नहीं होता है। जो हम बहुत लोग जो है आंख से वो नहीं देख पाते, जो आंख नहीं रहने से लोग देख पाते हैं, और बहुत बड़ा विजन था। तो हमको भीतर की चीज देखनी, और हेलन केलर डे का जो हम लोग का है, उस दिन हम लोग ने कई कार्यक्रम रखा है। 27 अब कल हमारा ई कोर्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कार्यक्रम, मेजर कार्यक्रम है, और जो हमारे लोग हैं गवर्नमेंट के लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैं इसको अब बड़ा करता हूं मैं। तो 27 जून को कई तरह के कार्यक्रम होंगे। उस कार्यक्रम के बारे में ये देखिए, इस वर्ष हेलन केलर जयंती समारोह, ई समारोह हम लोग कर रहे हैं। ये 27 तारीख को होगा। ई कार्यशाला, वेबिनार, ई संवाद, ई न्यायालय एवं वर्चुअल जन जागरूकता कार्यक्रम। इस वर्ष का थीम है, ये 27 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का कार्यक्रम है। हमारे जितने स्थानीय स्तर पर सभी को इसको अपने अपने स्तर से करना है। हम लोग जो है पटने अपने कार्यालय के स्तर से कर रहे हैं। इसमें इस वर्ष का थीम हम लोग ने दिया है, 100% दिव्यांगजन करे अपना मताधिकार का प्रयोग, सरल, सुगम, समावेशी एवं बाधा रहित मतदान, एवं RPWD एक्ट 2016 में प्रदत्त अधिकार और मिले बिहार के दिव्यांगजनों के द्वार, मतलब सुरक्षा, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी और प्रोडक्टिव सिटीजन।
और इसका लक्ष्य है 51, जानते हैं हम 21 प्रकार के अगर दिव्यांगजन को आप जुड़े तो लगभग 51 लाख जो है दिव्यांगजन होंगे बिहार में, जो कई स्रोतों से जब जांच की गई और इसको पता किया गया तो पता किया लगभग 51 लाख लोग अभी जो है बिहार में हैं। और इन वर्चुअल कार्यक्रम में 21 प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं उनके साथ जो है विभिन्न ई समारोह, मतलब उसमें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई लोग को साथ मिलकर हम लोग, और सहभागिता किनकी होनी चाहिए, अति गंभीर दिव्यांगजन है, अभिभावकगण है, कानूनी अभिभावकगण है, सरकार के अधिकारीगण हैं, पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, सभी गांव, पंचायत, प्रखंड, सब डिवीजन, जिला, प्रमंडल स्तर पर जो गठित जो डीपीओ हैं, यानी दिव्यांग जन समूह जो है धारा 72 के अंतर्गत है। तो ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य में हम ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर को भी हम लोग प्लानिंग किए हैं कि उस तक जानकारी जाए, कि उनको भी जो अधिकार दिए हुए हैं। तो 2 लक्ष्य हम लोग ने रखा है, क्योंकि इस वर्ष का थीम हम लोग ने रखा है कि अपने मताधिकार को, आपको मालूम है कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मत प्रयोग करने के लिए बहुत सारी सुगमता की है, घर से लाना ले जाना, उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद से उनको कोई जो आपको एक्सेसिव जो है डिवाइसेस चाहिए या उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम है, व्हील चेयर है या किसी तरह, या उनके नहीं कर पा रहे हैं तो उनके कोई लीगल गार्जियन है वो भी वोटिंग कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे उस दिन की, कैसे हर कोई अपना, हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार 100% जो बिहार के दिव्यांगजन है, अगर 51 लाख दिव्यांगजन हैं बिहार के, तो उनके माता पिता और बाकी जोड़ लें तो लगभग 1.5 करोड़ लोग इनसे अफेक्टेड हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उस चीज जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है उस दिन की भी हम लोग करेंगे। तो मैं ये डॉक्टर अविनाश जी को बता रहा था कि और बाकी लोग जो है, मैं जस्ट बीच में डाला कि हम लोग 27 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और ये पूरे बिहार लेवल पर हर कोई को करना है। तो मैं डॉक्टर अविनाश जी से चाहूंगा कि आप भी उस दिन एक जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से संबंधित जो है कार्यक्रम है, क्योंकि ये घर घर हर कोई जो दिव्यांगता से जो जुड़े हुए हैं सबको अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम करना है। उनकी रिकॉर्ड, उनकी सूची हम लोग को देंगे तो हम इसको कंपाइल करके, और ये हम सीसीपीडी जो हमारे चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज हैं उन तक हम लोग भेजेंगे कि ये हम लोग इतना बड़ा जो है एक कार्यक्रम ई समारोह मनाए। और इसमें सभी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके पास पत्र जारी है, जो हमारे दिव्यांगजन है वो जो है हर लेवल पर इसको कार्यक्रम को करना है। और कोई अगर इससे संबंधित में अगर कोई भी अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं कि कैसे बेहतर कर सकें, कहाँ हम लोग लेगिंग बिहाइंड हो रहे हैं, सरकार की तरफ से कहाँ कमी रह रही है, कैसे आपका सुझाव आए तो हम और आपके सुझाव को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि सामंजस्य बनाने की जरूरत होती है हमारे इससे रिलेटेड, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से हम लोग ने 8 जो मई को है हम लोग ने थैलेसीमिया डे मनाया था और उस दिन हम लोग ने जो रिकमेंडेशन किया था उस रिकमेंडेशंस को हम लोगों ने भेजा अपनी सरकार के पास। और उस रिकमेंडेशन के आधार पर आपने देखा कि 14 जून को जो इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन दिन है उस दिन डे केयर सेंटर का भी स्थापना किया। प्रियंका लगता है कुछ बोलना चाह रही है। सर अंकित सिंह है सर, वो उनका सवाल है कुछ डॉक्टर अविनाश सर से। हाँ बोलिए, आप बोल दें या उनसे बोलना चाहेंगे, जैसे आप अनम्यूट करिए डॉक्टर अंकित। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो सिकल सेल एनीमिया का है सर, इसमें जो एब्नॉर्मलिटी होती है जो बीटा ग्लोबिन सेल्स की होती है, अगर सर उसका थ्रू द जीन थेरेपी अगर ट्रीटमेंट किया जाए, पॉसिबल किया जाए एज ए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, और सर जो अवेयरनेस कमी है कि लोग लैक है इसके बारे में, अगर उसके लिए सर अगर जो टेस्ट है कभी सर क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो पहले ही जो बेबी डिलीवर्ड होता है उसमें ही चेकअप कर लेते हैं। अगर ये फैसिलिटी सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल करा दिया जाए और ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज भी टेस्ट होते हैं सिकल सेल एनीमिया का, अगर ये भी पॉसिबल करा दिया है तो काफी हद तक लोगों का अवेयर हो पाएंगे इस बारे में और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। और क्या जीन थेरेपी पॉसिबल है इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए? हाँ सही, बहुत सुंदर आपका ये है सुझाव है। लेकिन जो नियोनेटल स्क्रीनिंग होता है ना, जैसे बच्चा जन्म लिया और उसका हम लोग SPLC करते हैं देखने के लिए कि उसको सिकल सेल तो नहीं है, या पेरिफेरल स्मीयर पे देखते हैं, सिकलिंग टेस्ट करते हैं,
तो वो ऐसी जगह के लिए है ना जहाँ की बहुत ज्यादा इंसिडेंस है सिकल सेल एनीमिया का। बिहार में सिकल सेल एनीमिया के इंसिडेंस काफी कम है, तो ऐसी जगह जहाँ की बहुत ज्यादा इंसिडेंस है वहाँ वो फ्रूटफुल है, मतलब जो आप एफर्ट लगाइएगा उस अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ के लिए नियोनेटल स्क्रीनिंग हमको नहीं लगता है कि ठीक है। और दूसरा है कि जो आपने जीन थेरेपी के बारे में बताया, तो जीन थेरेपी अभी ट्रायल में है। 1-2 पेशेंट्स हैं वर्ल्ड में जिनको कि अच्छे से सक्सेसफुली किया गया है, लेकिन क्लिनिकल यूज के लिए किसी भी मरीज का कर दिया जाए जीन थेरेपी अभी ये रिकमेंडेड नहीं है। तो अभी हम लोग को इसके लिए वेट करना चाहिए, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बताया कि हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग जो है, आपने इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन करता थे डॉक्टर अंकित सिंह जी, आपके सवाल जो है सरकार निश्चित रूप से आज के जो हम लोग का वेबिनार है इसमें संदीप हम लोग लिख रहे हैं, और जितने सुझाव आ रहे हैं वो सरकार को हम लोग रिकमेंड भी करते हैं। हमारे यहाँ अगर कम भी है तो भी उनके लिए हम लोग क्या, उनको प्रिवेंशन के लिए क्या हो, कैसे उसको कम हम हो नहीं, बिल्कुल नहीं हो, तो उसके लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, सुझाव आपका जो है हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पास इसकी टेस्ट जो है, इसके जो शुरुआती समय में अगर टेस्ट किया जाए तब पता चले, बहुत लोगों को पता नहीं हो पा रहा है। जो बहुत लोग डॉक्टर अविनाश जी को ही जानने में मुझे कल उनके बारे में पता चला है, जो गवर्नमेंट के लोग जो कि बिहार में कोई रक्त विशेषज्ञ भी हैं। तो ये आम, जब सरकार को पता करने में इतनी है तो आम लोगों को तो दिक्कत है ही। तो इस, क्योंकि आजकल इतने सबके विशेषज्ञ आ रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको ज्यादा से ज्यादा। और डॉक्टर अविनाश जी जो हैं, आप कैसे रक्त, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा सा आपका रोल होने जा रहा है, क्योंकि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आप इसको अच्छे से जान रहे हैं इस मंच पर आपको इस बात को। तो उसको कैसे रोकें, कैसे प्रिवेंशन कर, आने ही नहीं दे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे जो माइनर है, माइनर मेजर में कन्वर्ट नहीं हो, उसके लिए जो कार्यक्रम चलाने की जरूरत है और उसकी जो टेस्ट करने की जरूरत है, उसमें हॉस्पिटल्स और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करते हैं, और खासकर जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो शुरुआती दौर में जो लोग काम करते हैं, अगर कुछ ऐसा हम लोग, क्योंकि समाज कल्याण विभाग से ही जुड़ा हुआ है ICDS विभाग, तो क्या हम लोग उनको भी कैसे चर्चा करें। और पहली बार आपने सुना होगा डॉक्टर अविनाश की सरकार की ओर से भी जो है, जो सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जा रहा है, ये आपको पहली बार लेकिन ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बात को हम लोग, जितनी भी 21 प्रकार की दिव्यांगता है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट है, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हम 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है सभी हमारे लिए एज महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो सुझाव आपके आएंगे हम लोग कोशिश करेंगे सरकार तक इसको पहुंचाएं, और जो इसके प्रॉपर जिनको करना है और उस पर और खुद में मॉनिटरिंग करो। और किन्हीं का क्वेश्चन है तो प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही थी। संदीप, कोई और लोग बोलना चाह रहे थे आप अगर? जी सर, एक है अभी रामानंद है लखीसराय से, उनको दीजिए। एक रश्मि रहमत है जो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए डॉक्टर अविनाश सर से ये डाइट प्लान के बारे में पूछना चाहती है। अच्छा, बताएंगे डॉक्टर साहब। अच्छा रश्मि। हाँ डॉक्टर अविनाश जी, डाइट के बारे में बताएं। मैं लगातार पढ़ रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, जी जी जी। अच्छा ठीक है, तो हम कुछ बोलना भी चाह रहे थे कि जो हम लोग का ये हेलन केलर डे 27 जून को हम लोग मना रहे हैं जी, तो उसमें यदि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे भी डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग ब्लड बैंक के जो लोग हैं, ब्लड बैंक, सिविल सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ, उन लोग को हम लोग इन्वॉल्व करें, उन लोग को रिक्वेस्ट करें कि आप लोग जुड़िए, क्योंकि प्रिवेंशन की जो बात है, जहां तक थैलेसीमिया मेजर या सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें गायनिकोलॉजिस्ट का बहुत रोल है। जब भी वो लोग कपल्स का स्क्रीन करेंगे प्रेगनेंसी के लिए, जब वो लोग एंटीनेटल चेकअप के लिए आते हैं और जब वो लोग स्क्रीन करेंगे, वहीं पर पकड़ में आएगा कि मरीज दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, तो फिर उनकी काउंसलिंग की जरूरत है ताकि थैलेसीमिया मेजर या सिकल सेल एनीमिया बच्चे पैदा ना लें।
और ब्लड बैंक चूंकि हमारे राज्य में मैक्सिमम जो थैलेसीमिया मेजर हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे हैं, तो ब्लड बैंक के जो डॉक्टर्स हैं उनको ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है उन पेशेंट्स से। तो हम लोग को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो वो एक तरीका ठीक रहेगा कि उनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करें, दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो ब्लड बैंक, सिविल सर्जन, ताकि जहां जहां सरकारी सदर अस्पताल है या जिनके इंचार्ज हैं, बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज वहां ब्लड चढ़वाते हैं, तो वो लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। और प्रिवेंशन के लिए गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जहां तक डाइट की बात है थैलेसीमिया मेजर के लिए, तो पहला चीज जो हम महसूस किए हैं कि किसी को भी खून की कमी हो तो आयरन दे दी जाती है। आयरन का सिरप, आयरन का टैबलेट, आयरन के इंजेक्शन दे दी जाती है। इसके पीछे एक कारण है कि 50% जो लोग जिनको खून की कमी है उनको आयरन की कमी है। तो सोचा जाता है कि भाई आयरन दे देंगे तो उसका बढ़ जाएगा, लेकिन किसी को थैलेसीमिया मेजर है या सिकल सेल एनीमिया है और उसमें आयरन ओवरलोड है, तो आयरन जितना दीजिएगा उतना हार्म करेगा। तो खाने पीने में ऐसी कोई भी चीज जिसमें कि आयरन ज्यादा है, ये सोच के हम लोग को बच्चे को नहीं देना है कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, उससे हार्म होगा। तो डाइट जो है वो नॉर्मल रखना है। जो भी नॉर्मल बच्चे का डाइट होता है, रोटी दाल चावल सब्जी जैसे खा रहा है खाएगा, नॉनवेज खा सकता है, दूध ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को प्रोटीन्स देना होता है, चूंकि क्रोनिक डिजीज है तो उसमें थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन भी होता है, मसल वेस्टिंग वगैरह होता है, वीकनेस होता है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन वगैरह ना हो, तो उसको प्रॉपर रखना है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक डाइट थैलेसीमिया मेजर के बच्चों के लिए है नहीं जिसको रेकमेंड किया जाए, या बस हम लोग को ये करना है कि कोई भी चीज सप्लीमेंट यदि हम लोग देते हैं कोई भी चीज, तो उसमें जरूर उसका हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोजिशन क्या है उसमें। यदि आयरन है तो उसको एकदम अवॉइड करना है। तो प्रॉपर नॉर्मल डाइट जो भी बच्चे लेते हैं, हाई प्रोटीन हो तो ज्यादा अच्छा है, और आयरन नहीं होना चाहिए। और किन्हीं का सवाल हो तो जो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जो मैं क्योंकि बिहार में जब से ऐसे भी 25-26 साल मेरा हो गया डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करते हुए, जो हीमोफीलिया से संबंधित मैंने देखा है, थैलेसीमिया से संबंधित देखा है, लेकिन मेरी नज़र में अभी तक कोई सिकल सेल डिजीज से संबंधित नहीं किसी कारणवश आ पाए हैं। आपके कुछ बच्चे हों तो कभी हम जरूर हम लोग के साथ उनके साथ बात करना चाहेंगे, कैसे उनको मदद करें, उनकी क्या समस्याएं होती है, सरकार उसको कैसे मदद कर सकता है, और उनके जो फियर, क्योंकि हमारा एज ए स्टेट कमिश्नर ही काम है कि फियर हटाना। कोई भी दिव्यांगजन अपने राइट्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, उनको भूल जाए कि उनको कुछ समस्या है, और नॉर्मल की तरह और हम आपकी तरह जिंदगी व्यतीत करें। यही ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का है बिल्कुल। और मुझे लगा है कि हम लोग जब आए तब दिव्यांगजन अब अपने बाधा रहित वातावरण में और स्वच्छंद, कोई बिना भेदभाव के, बिना किसी इससे हट रहे हैं। तो मैं उनके भी पेरेंट्स के लिए, जैसे कि थैलेसीमिया के पेरेंट यूनियन बनाया गया है, उसके लिए भी एक पेरेंट यूनियन हो, जो जैसे कि उसके क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उनके लिए सुझाव है, फ्यूचर के लिए क्या प्लान है, जो उसका लाइफ स्पैन क्या है, कैसे उसके मैरिज वगैरह, नौकरी वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानने के लिए डॉक्टर अविनाश जी से आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमको लगता है वो भी इस बारे में, उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना जी हाँ, तो जैसा हम लोग डिस्कशन भी अभी तक किए, पता चला कि सिकल सेल एनीमिया के मरीज कम है बिहार में। तो क्योंकि मरीज ही कम है तो हमको लगता है कि यूनियन बनाने का जो ये है विचार है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हमको लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा कि थैलेसीमिया के साथ ही उसको क्लम्प कर दिया जाए, और जो भी पेशेंट्स है वो मिलके और साथ में हम लोग उनको ये कर सकते हैं, सुविधा प्रदान कर सकते हैं और उनकी बातों को एड्रेस कर सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के मरीज भी यदि मान लीजिए स्टेबल रहते हैं, जैसे हम लोग दवा चलाते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया, उस पर यदि बार बार उनको क्राइसिस नहीं होता है, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग है वो नॉर्मल रहते हैं, तो लाइफ उनका नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है।
लेकिन कुछ मरीज हैं जिनको ज्यादा दिक्कत होती है, जिनको बार बार पेन क्राइसिस, चेस्ट क्राइसिस या स्ट्रोक वगैरह होने का या रीनल डिस्फंक्शन वगैरह होने का रिस्क रहता है, उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के यदि डिजीज सीरियस फिनोटाइप वाला है, मान लीजिए ज्यादा दिक्कत बार बार होती है, तो लाइफ तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उससे कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। मॉर्बिडिटी ज्यादा होती है। मॉर्बिडिटी कहने का मतलब कि मरीज को कष्ट ज्यादा होता है, बार बार उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जैसे नॉर्मल आदमी जैसे रह रहे हैं उस तरह से नहीं होगा, लिमिटेड होगा। दर्द के कारण हो सकता है ठीक से चल नहीं पाए, या स्ट्रोक के कारण मान लीजिए पैरालिसिस हो गया है तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो मॉर्बिडिटी ज्यादा है। मॉर्टेलिटी चूंकि आजकल सपोर्टिव केयर बढ़ गया है, और दूसरा कि आप जैसे लोग जो कि आगे बढ़ चढ़ करके सरकारी मदद देने के लिए तैयार रहते हैं, सब लोग जागरूक हैं। प्रियंका जी हैं, इसी तरह से ब्रजेश जी हैं पूर्णिया से, तो उस तरह के लोग हैं जो कि एक एसोसिएशन बना के हम देखते रहते हैं बराबर व्हाट्सएप ग्रुप में कि ब्लड की कमी होती है तो इन लोग डोनर कहीं से बुलाते हैं, उनको डोनेट करवाते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है और इसको इनकरेज करना चाहिए, अच्छी चीज है। तो उस तरह से मॉर्टेलिटी तो काफी कम हो गया है सिकल सेल में, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको ज्यादा सिम्टम्स रहते हैं, बीएमटी की जरूरत है और नहीं करवा पाते हैं, तो लाइफ स्पैन थैलेसीमिया मेजर के लगभग बराबर ही जैसा रहता है। डॉक्टर साहब, एक मेरी क्वेश्चन है जो आम लोगों को है कि क्या जो सिकल सेल एनीमिया को ब्लड कैंसर के रूप में बहुत लोग उसको बोलते हैं, क्या इसके बारे में फैक्ट बताया है? नहीं, ये सिकल सेल एनीमिया जो है ब्लड कैंसर नहीं है। ये जैसे थैलेसीमिया मेजर हीमोलाइटिक एनीमिया है, लाल रक्त कण के टूटने के कारण एनीमिया होता है, उसी तरह से सिकल सेल एनीमिया भी एक तरह का हीमोलाइटिक एनीमिया में आता है और जेनेटिक प्रॉब्लम है। जैसे कि थैलेसीमिया में होता है कि जो ग्लोबिन चेन है वो कम बनता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में होता है कि जो ग्लोबिन चेन है वो खराब बनता है। तो उस कारण से आरबीसी का शेप हसुआ के आकार का सिकल्ड हो जाता है और उसके अलग अलग दिक्कतें आती हैं उसमें। तो ये कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बोला कि बहुत लोग जो है इसको ये सब क्वेश्चन हमारे पास, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आम लोग को इसलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो लोग ब्लड कैंसर को लेकर हमारे पास आ जाते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट बना दीजिए, और ब्लड कैंसर को अभी तक जो है डिसेबिलिटी में नहीं रखा गया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछा आपके सामने। जी। तो इसलिए ब्लड कैंसर जो है अभी तक जो है डिसेबिलिटी के क्षेत्र में इनको नहीं रखा गया, इसलिए उनका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। संदीप, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है वो रश्मि ही कर रही है कि क्या थैलेसीमिया पेशेंट्स को मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेना चाहिए, ये उनका सर सवाल है। डॉक्टर साहब बताएंगे। जी, थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को चूंकि क्या होता है कि जो आरबीसी बनने की प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम है, तो कोई भी ऐसी चीजें जो कि खून बनाने के लिए जरूरी है, जैसे फोलिक एसिड है या मल्टीविटामिन है, तो वो यदि डाइट से पूरा नहीं हो पाता है तो जरूर लेना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई थैलेसीमिया मेजर है और उसका जो प्रॉपर डाइट है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, तो फिर लेने की जरूरत नहीं है। फोलिक एसिड हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि खून बनाने की जो प्रक्रिया है वो डिफेक्टिव है, तो जो भी खून बन रहा है वो नॉर्मल बने। मान लीजिए कि 10% उसकी बोन मैरो की जो कैपेसिटी है वो मान लो नॉर्मल है, 90% डिफेक्टिव है, तो वो 10% जो पार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसके लिए हम लोग फोलिक एसिड तो सबको देते हैं, 5 मिलीग्राम डेली लेना होता है। और जो विटामिन है, यदि किसी का डाइट अच्छा है और विटामिन डेफिशिएंसी हम लोग सस्पेक्ट नहीं करते हैं तो यूजुअली जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ता है, तो उनको कभी कभी कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो जाती है, या जैसा बता रही थी कि इंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसमें भी विटामिन डी या बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ दवाई चलती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो वो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे को भी हो सकता है। तो लेकिन उतना कम देखा जाता है क्योंकि रेगुलर उनको ब्लड चढ़ता है, तो आरबीसी में जो B12 है वो मिल जाता है उनको। फिर भी यदि सिम्टम्स होता है, हम लोग देखते हैं कुछ टिंगलिंग नमनेस है या कुछ उस तरह का है,
तो जरूर हम लोग उसमें विटामिन ये करते हैं, विटामिन सप्लीमेंट देते हैं। धन्यवाद सर। और सर जैसे कि हम लोग को पता है सर कि हम लोग ना फेसबुक पे भी लाइव है और वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सुझाव भी आ रहे हैं। तो सर एक सुझाव है, आनंद श्रीवास्तव है, वो लिखते हैं शिवाजी सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे बहुत कम नॉलेज है लोगों को, तो उसके ऊपर भी चाहते हैं कि एक कार्यक्रम बिल्कुल संदीप, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम हर एक दिवस को अलग मनाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए हम अलग से रखेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि जो है हम लोग डाइवर्ट हो जाएं। तो निश्चित रूप से जो फेसबुक लाइव में मैं देख रहा हूं कि लगभग जो है करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं फेसबुक लाइव से मैं देख रहा हूँ मेरे पास उसका। तो सभी लोग को जो हमारे फेसबुक लाइव में कार्यक्रम है उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं हर एक जो डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग अलग में हम लोग प्रोग्राम लगातार रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका सुझाव आया, मैं बहुत जल्दी मसल डिस्ट्रॉफी पर ही स्पेशली हम लोग कार्यक्रम करेंगे, उनके विशेषज्ञ को बुलाएंगे उन तब फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। संदीप और कोई है तो? जी धन्यवाद सर। नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सर। तो अगर हम चाहें विकास कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? बार बार हाथ उठा रहे हैं। विकास जी कुछ पूछना है इनको? नहीं सर, ब्लड रिलेटेड आज मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से ही मैं चर्चा करूंगा, बाकी दूसरे दिन हम लोग रखते हैं। विकास जी का कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से ही आप पूछ सकते हैं, जो भी लोग हैं या पेरेंट्स हैं। मनमोहन कृष्ण है सर उनको। क्या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से पूछना है? नहीं सर, वो हाथ उठाए हुए नहीं, बात ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से ही हम लोग जो है हम लोग पूछना चाहेंगे। और कोई भी लोग हैं? जी सर। हाँ बोलिए। बोलिए। हेलो जी बोलिए। जी प्रणाम सर। बोलिए। अभी जितने भी सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं। हाँ आप पत्रकार बंधु मनो क्या कैसे हैं? बहुत अच्छा। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम है। पूरा आपका एकदम अलग चेहरा दिख रहा है। जी सर, यहाँ तो एक तो लाइट नहीं है सर, सबसे पूछने वाले लोगों में से एक है। कैसा प्रोग्राम लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन है सर। सबसे पहले ये शुरुआत हुई है और पहला देख रहे हैं तो काफी बेहतर प्रोग्राम है और इससे लोगों को फायदा होगा सर, काफी ज्यादा फायदा होगा। मेरा आप समाचार पत्र में भी दें, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं हिंदुस्तान के, और मैं देखा हूँ आपका लेख जो है बहुत प्रभावशाली होता है। तो आज सिकल सेल पर आप कुछ निकाले तो अच्छा रहेगा। जी जी सर, एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। क्वेश्चन है सर कि हम नवादा जिले से हैं और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में हमारे कई ब्लॉक पड़ते हैं सर। ट्राइबल एरिया भी यहाँ है सर, और कई बच्चे आते हैं यहाँ ऐसे जो इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, खास करके उनको ब्लड की कमी होती है। ऐसी स्थिति में सर हम लोग पीएमसीएच, एनएमसीएच या गया के लिए रेफर करते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे राजधानी में या खास करके मलकपुर मंडल के मुख्यालय में जो प्रमुख अस्पताल है वहाँ कम से कम इसकी जांच की और सर्टिफिकेट तो हमारे यहाँ बन जाए सर, इसकी जांच की और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है उसकी शुरुआत कराई है सर। बहुत बहुत आपका सुझाव है। देखिए मनमोहन कृष्ण जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में बहुत कम संख्या में सिकल सेल का होगा भी तो हम लोग के नॉलेज में नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं लोग, और सरकार के पास तभी डाटा आ पाएगी जब वो सर्टिफिकेट बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम के माध्यम से पहला ज्यादा और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना अपना सर्टिफिकेट बनाए कि सरकार के पास एक डाटा उपलब्ध हो कि कौन कौन सिकल सेल कहाँ है, कैसे प्रिवेंशन हो। और निश्चित रूप से आपने पॉइंट आउट किया, नवादा में हम प्रोसीडिंग में लाएंगे और मैं डॉक्टर अविनाश जी के साथ मिलके और मैं संदीप को बोलूंगा कि एक जो है आज के प्रोग्राम का जो आउटकम के बारे में लिखे कि क्या रिकमेंडेशन करें कि हम जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो है उनको हम लोग लिख सके। जैसे पिछले बार थैलेसीमिया डे हम लोग ने मनाया था तो हम लोग ने एक लेटर लिखा था, तो इसमें प्रियंका का भी और आप सपोर्ट लें और बाकी लोग का भी निश्चित रूप से, और आपसे भी संपर्क करें। आप जो है एक सुझाव जो है हमारे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कृष्ण मोहन जी दें, और निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिया है हम लोग उसको अमल करेंगे, आगे तक जो संबंधित लोग उनको हम पहुंचाएंगे। दूसरा एक है सर कि सर्टिफिकेट बनने के पहले कम से कम जो सरकार के द्वारा जो अस्पतालों में जो देखते हैं, देखा जाता है पेशेंट को सर। हाँ बोलिए, आवाज सुन रहा हूँ मैं। हाँ,
जो पहले जो अस्पतालों में जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके आधार पे ही इनको कम से कम कुछ रियायत मिलनी चाहिए, जिससे कि वो यहाँ छोटे से डिस्ट्रिक्ट से राजधानी या कई बड़े संस्थानों में जा सके, जिससे उनको दिक्कत ना हो। मेरा ये तो आपसे एक ये गाइडलाइन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं गाइडलाइन में चाहूंगा कि एक साथ जो है, जो सिकल सेल, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से अगर कोई ग्रसित बच्चे हैं, बड़े जो भी मेजर जो हो, अगर कहीं इकट्ठा हो तो हम एक बार डॉक्टर अविनाश जी को भेज दें और सरकार उसका कॉस्ट वहन करेगी और सभी का एक दिन में सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो मैं इसीलिए ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक जगह कहीं इकट्ठा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में, जब मैं डॉक्टर अविनाश जी से पूछा कि सरकारी स्तर पर कितने हेमोटोलॉजिस्ट हैं जो रक्त विशेषज्ञ हैं, तो इनका जो है सिंगल डिजिट में ही वो नाम मेरे पास आ पाया। तो आप जान रहे हैं, और इनका सर्टिफिकेट के लिए तो उन्हीं की आवश्यकता होगी। तो मैं जस्ट नंबर्स अगर पता चल जाए और कहाँ जाना है, इसमें प्रियंका और बाकी जो थैलेसीमिया से जुड़े पेरेंट्स लोग भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी से कहूंगा कि एक जब कार्यक्रम करके हम लोग भेज के और हाथों हाथ उनको जो है सर्टिफिकेट जो है उपलब्ध कराएं। आपने देखा होगा कि मोबाइल कोर्ट में हाथों हाथ सर्टिफिकेट मिला है, 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर मिला है। तो आप निश्चित रूप से, मेरा लक्ष्य भी है कि ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन हो। और ये मेजर जो आपने ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर की जो सर्टिफिकेट है, वो लोगों को जानकारी नहीं है कि कहाँ जाएं, क्या करें। और पीएससी में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी जानकारी नहीं है। जब डॉक्टर अविनाश जी जो इसके एक्सपर्ट हैं, हेड हैं, उनको भी जानकारी नहीं, आप अब बोला कि अब थोड़ा सा उनके बारे में करने लगे, तो कहीं ना कहीं जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। और हमारा काम ही है अवेयरनेस लाना, सरकार का काम है कि हम लोग इस तरह के जो अवेयरनेस कार्यक्रम करें जिससे कि उनको जानकारी हो। हमको लगता है कि हम लोग लक्ष्य रखें कि अगला 6 महीने से लेके 1 साल में जितने ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, हम तो कहेंगे 6 महीने के अंदर में सभी जीरो टॉलरेंस, मतलब सभी का सभी को बन जाए, कोई एक भी ना छूटे। तो ये और इसमें डॉक्टर अविनाश जी का भी हम लोग सपोर्ट लेंगे, आप लोग का भी सपोर्ट जी। और कुछ कृष्ण मोहन जी, मोहन कृष्ण जी, और कोई समस्या हो, सुझाव हो? हाँ, प्रियंका कुछ बोलना चाह रही है, उसको लाइन पर लीजिए। सर ले रहे सर। सर उससे पहले सर 2 क्वेश्चन आया है सर, बस एक तो नताशा सिंह है जो लिख रही है, हमारे फेसबुक पेज पे लिख रही है कि जो किशोरियों को कितनी मात्रा में आयरन की गोली लेनी चाहिए, और दूसरा नित्यानंद प्रसाद है जो आरा से लिख रहे हैं कि अगर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर को डेली डाइट से कम किया जा सकता है या नहीं, यदि है तो कौन कौन सा डाइट होगा। डॉक्टर अविनाश सर से ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है सर। जी अविनाश जी। हाँ, तो पहला जो प्रश्न है कि आयरन के डोज के लिए, तो वो आयरन का डोज जो है, जिसको आयरन डेफिशिएंसी होता है, जिनको होता है, तो हम लोग वेट के अनुसार आयरन कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे 3 to 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे आयरन देना होता है। जैसे कि कोई मान लीजिए कि 40 किलो की है, तो हम लोग 120 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन से 240 मिलीग्राम तक एलिमेंटल आयरन डेली देना होगा। तो जैसे कोई भी टैबलेट हम लोग खरीदते हैं, कोई भी एक लें, तो उसमें लिखा रहता है कि एलिमेंटल आयरन इसमें 60 मिलीग्राम है या 100 मिलीग्राम है। तो उस तरह के टैबलेट्स को हम लोग एक टैबलेट, और आजकल नई स्टडी आई है जिसमें दिखाया गया है कि आयरन जो है उसको यदि एक दिन बीच करके लें तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, उससे अच्छा हीमोग्लोबिन राइज करता है। तो एक टैबलेट हम लोग एक दिन बीच करके यदि देंगे जिसमें कि कम से कम 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है, तो वो अच्छा रहेगा। या मान लीजिए कि एलिमेंटल आयरन 50 मिलीग्राम है एक टैबलेट में, दो टैबलेट देना होगा। तो इस तरह से हम लोग को डोज कैलकुलेट करना होता है। लेकिन हम जस्ट ये बताना चाहेंगे कि जो भी दवा आप देती हैं आयरन, उसको एक दिन बीच करके दीजिए और करेक्ट डोज में दीजिए। यदि कम डोज में दीजिएगा तो काफी समय लगेगा हीमोग्लोबिन बढ़ने में और उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा जो है क्वेश्चन की खून की कमी को डाइटरी सप्लीमेंट से ठीक किया जा सकता है या नहीं, तो जरूर किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे राज्य में आधी आबादी एनीमिक है, 50% लोगों को एनीमिया है, और बहुत सारे पेशेंट्स तो आते हैं जो कि अच्छे परिवार से हैं, अच्छा खाना पीना चल रहा है, और 2.4 2.5 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके, चूंकि हम लोग खून की कमी को समझते ही नहीं कि ये भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये 50% आबादी हमारे यहाँ एनीमिक है। और जो कॉमनेस्ट कॉज है, कारण है एनीमिया का, वो है न्यूट्रिशनल आयरन डिफिशिएंसी।
जैसे लेडीज लोगों में ज्यादा फास्ट करती हैं, शाकाहारी हैं, खाना टाइम से नहीं खाएगी, लेट खाएगी, बहुत सारे अपने फूड हैबिट्स हैं, उस कारण से आयरन कम रहता है उनका। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग समय से खाएं, नियमित खाना खाने से खाना में आयरन है वो एब्जॉर्ब होगा, वो ठीक होगा। यदि हमको कोई दिक्कत है, जैसे कि मासिक में ज्यादा रक्तस्राव होता है या स्टूल में ब्लड पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कराना है। नहीं तो वो तो हो जाएगा कि हम लोग पानी कहीं भर रहे हैं ऊपर से और कहीं से छिद्र से निकल रहा है, तो उसको ठीक करो। यदि कारण है ब्लीडिंग का तो उसको करेक्ट करना है। और यदि डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण ही खून की कमी हुई है खाने पीने में, तो उस पर ध्यान देना है। तो खाना अच्छे से खाएं, समय से खाएं, और आयरन रिच जो चीजें हैं जैसे कि तिल के लड्डू हैं, खजूर है, बनाना है, चूरा है, बीन्स हैं, ये सब में आयरन ज्यादा होता है, तो उसका हम लोग यूज करें। और जो लोग शाकाहारी हैं उनको विटामिन की भी कमी हो सकती है, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, जैसे दूध लेना है, पनीर की सब्जी खानी है, छेना खाना है, और समय से खाना खाना है। तो बहुत सारे लोगों की भी एनीमिया जो खून की कमी है वो ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही ये यूजफुल है ये पिक्चर। हम चाहेंगे शिवाजी सर। प्रियंका कुछ बोलना चाहती है तो हम अनम्यूट करेंगे उनको। प्रियंका अनम्यूट करिए अपने आप को। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है। बहुत लोग तो मतलब ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि कहाँ ब्लड चढ़वाएं, उसको कैसे मेंटेन करें, क्या खाएं नहीं खाएं। जनरली लोग जहाँ से गांव के आते हैं, सबसे बड़ी बात है इलिटरेसी। इलिटरेसी के साथ साथ उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप अपने बच्चे को कैसे मैनेज रखें। जो पाते हैं वो खिला देते हैं कि हाँ खून बढ़ जाएगा मेरे बेटा को अगर हम बनाना खिला देंगे, पालक खिला देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जिसके कारण वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को एक अवेयरनेस प्रोग्राम बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4000 एवब हमारे बिहार में थैलेसीमिक बच्चे हैं और सिकल सेल के होंगे कुछ बच्चे, एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को आप डोर टू डोर जाके बताइएगा। तो इसके लिए एक या तो कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या फिर कहीं एक प्रोग्राम करना चाहिए जहाँ के सब मौजूद हो। इवन की एक मतलब काउंसलर भी होना चाहिए जो कि उनका काउंसलिंग अच्छे से कर सके कि कैसे खाए क्या करें। और रही बात डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, तो जैसे कि जहाँ तक हो पा रहा है सर शिवाजी सर, मैं उन लोगों का हेल्प कर रही हूँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने में। और कुछ बच्चों का तो मैं यूडीआईडी कार्ड भी बनवा चुकी हूँ घनश्याम जी से मिलके। और अगर जहाँ सीएस अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मैं उन्हें कॉल करके कन्वे कर रही हूँ। और बहुत सारे बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया है और कुछ बच्चे आ रहे हैं यहाँ। तो मैं जानना चाह रही हूँ सर कि यहाँ एक सुन रहे हैं कि कुछ पैसा वैसा आ रहा है अकाउंट में थैलेसीमिक बच्चे का, तो उसका क्या मतलब सर प्रोसेस है? क्या चीज, किससे, हमसे रिलेटेड है, किनसे? हाँ सर आपसे रिलेटेड है। क्या बोल रही थी? कुछ जैसे कि थैलेसीमिया का वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो मैं बनवा दी और यूडीआईडी कार्ड भी मैं कुछ बच्चों का बनवा दी, बट कुछ बच्चे का मैं सुन रही हूँ कि शायद पैसे बोल रहे हैं कि अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, तो ऐसा भी कोई प्रावधान है क्या सर? पेंशन सर्टिफिकेट, जब पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो पेंशन का होगा। अभी कोविड के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 1000 करके दी, मैं तो चर्चा कर रहा था ना लेटर, तो पहले आप सर्टिफिकेट बनाने से नहीं होगा, अप्लाई फिर आरटीपीएस काउंटर पर उसके लिए जाके अलग से पेंशन के लिए अप्लाई करना रहता है। तो एक बार आप सर्टिफिकेट बना ले, इसके बाद फिर आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना। और सर मैं ये चाह रही थी कि मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाह रही हूँ सारे थैलेसीमिक सिकल सेल बच्चों के लिए एक साथ। अलग अलग करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एक साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी उसमें गवर्नमेंट मेरा कुछ हेल्प करे। बिल्कुल, आज ऑनलाइन प्रोग्राम आप करें। और मैं 27 में बोला हूँ हेलन केलर डे पर हम लोग का लक्ष्य है कि सभी कोई अपने अपने स्तर से कार्यक्रम करे। और जो हमारा 51 लाख पर्सन में डिसेबल हैं और उनके माता पिता जो लगभग 1.5 करोड़ लोगों तक जो है कि जो हमारा थीम है कि जो दिव्यांग जनों को जो अधिकार मिला है उस अधिकार को घर घर तक जो अवेयरनेस पहुंचे। और सर हाँ मैं बता रहा हूँ, और जो हमारा थीम है तो मैं सभी को दूंगा, आप लोग भी दूंगा, जो डीपीओ है, डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है, सभी कोई मिलकर एक बार एक हमारे नहीं हर कोई का जो मुहिम चले और हर दिव्यांग तक जो है हम लोग 27
जो जून हेलन केलर डे पर जो है, क्योंकि पर हम हर दिव्यांग तक जो है संवाद करें, ये हम लोग का लक्ष्य है। और सर जैसे कि हम लोग का डे केयर खुला है थैलेसीमिया के लिए, हेमोफीलिया के लिए और सिकल सेल के लिए, तो मैं वहाँ चाहती हूँ कि अविनाश सर या किसी भी हेमाटोलॉजिस्ट को वहाँ अपॉइंट किया जाए, जिससे कि बच्चे का अच्छे से मेंटेनेंस। वहाँ एक पेडियाट्रिक को अपॉइंट किया गया है, पर इस बीमारी को हेमाटोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं, तो किसी भी हेमाटोलॉजिस्ट को वहाँ अपॉइंट किया जाए। ये तो होना ही है, ये अविनाश, डॉक्टर अविनाश जी जान ही रहे होंगे, वहाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है रक्त विशेषज्ञ होना ही चाहिए। और बिल्कुल सर, वहाँ पेडियाट्रिक अपॉइंट किया गया है, बट हम लोग चाहते हैं क्योंकि हेमाटोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छा से इस बीमारी को समझ पाते हैं, पेडियाट्रिक और जनरल फिजिशियन से ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं। पेडियाट्रिक आपको एक सलाह दे देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, लेकिन डीपली इसका हेमाटोलॉजिस्ट ही समझ सकते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसको कैसे मेंटेन करना है। इसलिए आज के वेबिनार में हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो तीनों ब्लड डिसऑर्डर हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए जो है एक जो है नोडल सेंटर के रूप में जो पीएमसीएच में खुला है, वहाँ एक हेमाटोलॉजिस्ट जो है उनके अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए। हमें डॉक्टर अविनाश जी से भी चाहूंगा कि आप वहाँ आए, और एक काउंसलर का भी सर। हाँ, निश्चित रूप से वो आज काउंसलर के लिए आज के मीटिंग में ये सब चीजों को हम लोग, संदीप आप चीजों को नोट कर रहे होंगे, जब हम लेटर बनाकर देंगे तो ये सब चीज जो रिकमेंडेशन आ रही हैं इनको भी इंक्लूड होनी चाहिए। हम लोग ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, हम चाहेंगे अगर कोई और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से क्विज का हम लोग जवाब पाएंगे। हमारे बीच जो लोग हैं, और निश्चित रूप से लगभग मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अभी करीब 45-46 लोग थे, अभी करीब रह गए 25 लोग। सभी का हम आज जो है वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे पर सभी का हम लोग जो है स्वागत करते हैं, और आप लोग से भी चाहते हैं कि जो आपने सीखा है, आपने अपने स्तर से छोटा छोटा बैठक करके, कोई खर्च ऑनलाइन में बहुत खर्च नहीं है, व्हाट्सएप के माध्यम से, छोटे छोटे माध्यम से जो है अवेयरनेस फैलाएं। और सरकार तो कर ही रही है, हम लोग इसमें सरकार तभी सब कर पाएगी जब उसके अभिभावक हैं, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से जो पीड़ित हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, डीपीओ जो है, साबरा तरन्नुम जी ऐसे लगातार मैं और देख रहा हूँ जब सभी लोग हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, वॉलेंटियर्स हैं, तो सभी कोई मिलके आइए, और आइए हम लोग जो है बिहार को कम से कम, जो बाकी डिसेबिलिटी के लिए तो काम ही कर रहे हैं, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में हर एक जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर पर्सन में डिसेबल हैं उन तक पहुंचे, और हर के चेहरे पर मुस्कान लाएं। इसमें हमारे पत्रकार बंधु और से भी हम लोग का आग्रह है कि इससे संबंधित ब्लड, क्योंकि अभी भी बिहार में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से संबंधित बहुत अवेयरनेस की और ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है। और आपके जो रिकमेंडेशन आप लोगों ने दिया है उसको हम लोग एक पत्र के माध्यम से हम लोग आज पत्र देंगे कि हम लोग ने जो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कई राज्यों के लोग इसमें जुड़े हुए थे, ऑलमोस्ट ये नेशनल स्तर का वेबिनार ही कहेंगे, और इतने लोगों ने आया, अपने बातों को रखा, खासकर डॉक्टर अविनाश जी, संदीप जी, और जितने लोग ने, प्रियंका, और जितने लोगों ने अपने बातों को रखा, सभी को हम धन्यवाद देते हैं ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी से। और हम फिर पुनः हम चाहेंगे कि जो 27 जून को जो हमारे बीच एडीएसएस जुड़े हुए थे, अगर आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे जिला से तो आप अपनी बातों को आप बताएंगे, तो मैं आप लोग को भी जो हम लोग करेंगे, और चाहेंगे कि इसकी प्रचार प्रसार अपने स्तर से करें। इसी के साथ जो है आज के कार्यक्रम का समाप्ति की घोषणा किया जाता है। धन्यवाद।